अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 29। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीशा, एपिसोड नंबर 29। तू ठीक है? हुआ क्या है तुझे? कुछ बता तो सही। वो कबीले की दूसरी तरफ आया हुआ था जब सरदार भी इसके पीछे ही आ गया। वो शाम से ही बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था और शादी का फैसला इसने यूं ही बैठे बिठाई नहीं किया था। इतना तो वो समझ चुका था। बाला ने जिस तरह कहा था कि वो रुखसती करेगा, इसे कोई एतराज नहीं था। वो बाला की हर बात मानने को तैयार था, लेकिन बाला की परेशानी की वजह जानना भी इसके लिए बेहद जरूरी था। कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब कर रखा है इस लड़की ने। तुझे पता है इसने क्या किया? इसने मैंने इसे अपनी अम्मी का जेवर दिया, मेरी अम्मी का सबसे पसंदीदा कंगन, जो वो अपने हाथ से उतारती नहीं थी। मैं सबसे पहले इसे तोहफे में देकर आया कि ये मेरी अम्मी की कोई निशानी इसके हाथ पर मौजूद हो। मैंने इसको थोड़ा तंग करवाया था ताकि इसके हाथ पर इस तरह से फिट हो जाए कि निकले ना। इस कंगन को कुटवाने चली गई थी वो। मेरी अम्मी के जेवर को बर्बाद करने जा रही थी वो लड़की, और फिर वहां एक गैर आदमी ने इसका हाथ थाम रखा था। सरदार तू समझ रहा है, मेरी मनकूहा का हाथ किसी गैर आदमी ने थाम रखा था। शुक्र है वो बच्चा था, वरना मैं इसकी बच्चे की हड्डी के साथ साथ इसका हाथ भी काट देता। सारी जिंदगी एक हाथ के सहारे रहती तो पता चलता इसे बाला की मोहब्बत का। दिमाग खराब कर लड़का है, दिमाग खराब कर रखा है इस लड़की ने मेरा। या तो ये मेरे हाथों मर जाएगी या लड़की मुझे पागल कर देगी। मैं यहाँ हर चीज बुलाकर इसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, और यहाँ इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। बस बहुत दे दी इस मैंने आजादी। अब तो इसे यहीं आना होगा। अपनी सारी डॉक्टरियां यहाँ करेगी, इसी कबीले में। सारी उम्र मेरी निगाहों के सामने रहेगी। और वो इसका भाई मिला था, मुझे तलाक करवाना चाहता है मेरी इसके साथ, और तुझसे मुलाकात का भी ख्वाहिशमंद है। इसे जरा मुलाकात करके दुकान के नीचे बजा देना मेरी तरफ से। बेगैरत भाई अपनी बहन की तलाक चाहता है। इसकी तो मैं गुट्टी मरोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले इसकी बहन को ठीक करूंगा। तीर की तरह सीधा ना कर दिया तो बाला नाम नहीं मेरा। वो काफी ज्यादा गुस्से में था, जबकि सरदार सिर्फ इसे सुन रहा था। मैं इसके भाई को तो देख ही लूंगा, लेकिन तू क्या सिर्फ इसलिए रुखसती करना चाहता है क्योंकि तू गुस्से में है, और तू ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बेला तेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम करे? वो इसे देखते हुए बिल्कुल संजीदा अंदाज में बोला। तो बाला ने अजीब से अंदाज में इसे देखा था। तुझे क्या लगता है मैं ऐसा हूँ कि इसे अपने गुस्से की आग में जलाने के लिए रुखसती करूंगा? मोहब्बत करता हूँ मैं इससे, हिफाजत करना चाहता हूँ, अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। नहीं मंजूर मेरी औरत पर किसी गैर की नजर भी पड़े। मैं इस पर दुनिया तंग नहीं करना चाहता, बल्कि इसे बताना चाहता हूँ कि वो मेरी दुनिया है। इसे बहुत खुश रखूंगा सरदार, बहुत बहुत ज्यादा खुश। वो अपनी किस्मत पर रक्श करेगी। और इसका भाई पागल है, समझता ही नहीं मेरे जज्बात को। लेकिन इसके भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शादी के बाद देखी जाएगी साले का क्या करना है। फिलहाल तो अपनी बीवी चाहिए मुझे। वो इसे देखते हुए बोला तो सरदार नरमी से मुस्कुराया था, जबकि इसके मुस्कुराने पर वाला ने सामने से आधी दुआम की तरफ इशारा किया था, जो खुद भी पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया था। आप यहाँ हैं और मैं हर जगह आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। आपकी दवाइयों का वक्त हो गया और आप यहाँ पर हर तरह घूम रहे हैं। चले रूम में चलकर पहले आप अपनी दवाई लें, फिर हमने बहुत सारी बातें भी तो करनी है ना। वो इसका ध्यान दोबारा से इसके माजी की तरफ दिला रही थी। मतलब साफ था कि आज भी वो इसे जल्दी सोने नहीं देने वाली। जबकि सरदार ने बातों वाली बात पर अपने साथ खड़े बाला को देखा था, जो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। हम बातें ही करते हैं भाई, तू ज्यादा दांत ना निकाल। वो इसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारता इसे धक्का दे चुका था, जबकि इसके धक्का देने पर वो हाथ हिलाता वहां से निकल गया था। ये भाला भैया इस तरह से सर खुजा खुजा कर मुस्कुरा क्यों रहे थे? दूल्हा बनने वाले हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि वो इस तरह की हरकतें करेंगे। बस दूल्हा बनने का जोश चढ़ गया है इसको। खैर कमरे में चले, तबीयत खराब लग रही है, दवाइयां खिला दो, मुझे नींद आ रही है। वो शरारत से मुस्कुराते हुए अंदर गया था। दुआमने से घूरा था। अरे यार मुंह मत बनाओ, चलो आओ बताता हूँ तुम्हें। मेरी अम्मी ना बड़ी जालम टीचर थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखता इसे अपने साथ लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। इन्हें बड़ा गुस्सा आता था जब मैं पढ़ाई में इन्हें बड़ा गुस्सा आता था जब मैं पढ़ाई नहीं करता था। ये बाला तो इतना होशियार था ना कि एक दिन सबक पढ़ता था, इसको सब कुछ याद हो जाता और मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था मैं किधर फंस गया। वो इसे बता रहा था जबकि दुआम पर जोश होकर से सुन रही थी। हाय अल्लाह, मतलब आप नालायक थे बचपन में और भाला भैया होशियार। वो आंखें फैलाई से पूछने लगी तो इसने कंधे उचकाए थे। अब वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि पढ़ाई में वो ज्यादा अच्छा नहीं था, और बाला इसके मुकाबले में बहुत ही कमाल का इंसान था। बाला मेरी मदद कर देता था, मैं फिर भी पास हो जाता था। वो आंख दबाकर बोला था। आपकी दफा दुआम खुल खिलाई थी, मतलब आप नकलबाज थे। चले किसी चीज में तो मैंने आपको हराया। मैं बहुत लायक बच्ची थी, इसने मजे से बताया था, जबकि वो मुतासर होकर इसके साथ ऊपर जा रहा था जब सरदार ने इसे एक दफा फिर से अपने बचपन की यादों में उलझा दिया। मासी, कोई हाल है तुम लोगों का? किसी एक ने भी सबक याद नहीं किया हुआ। वो किताब बंद करते हुए गुस्से से इन्हें देखते हुए बोली थी। ये क्या बात हुई? टेस्ट आपने मुझसे सुना ही नहीं? मुझे सब कुछ आता है, बाला मुंह बनाकर बोला था। हाँ मेरे बच्चे, तुझको तो सब कुछ आता है, लेकिन सिर्फ तुझे तो पेपर नहीं देने ना, सब ने देने हैं। एक से बढ़कर एक नालायक है यहाँ पर। अब इन सबको मैं सजा दिया करूंगी, बल्कि मैं छुट्टी ही नहीं दिया करूंगी। जायरा काफी गुस्से में थी, जबकि बाला के अलावा बाकी सारे क्लास सबक ना याद करने की ठान रखी थी। कहने को बहुत तकरीबन 11 लड़के नवीं जमात में जा चुके थे, लेकिन मजाल थी जो किसी ने भी पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई हो। कहाँ भाग रहे हो तुम सब लोग? कहीं नहीं जाओगे, आज मैं तुम लोगों को छुट्टी ही नहीं दूंगी। वक्त पूरा हुआ ही था कि वो सब उठकर भागने लगे। जब जायरा ने गुस्से से कहा था, वो सब ही वापस बैठ गए। चेहरे पर उदासियां थी, जबकि इनका अपना बेटा भी बड़ी मासूम सी शक्ल निकाले बैठा हुआ था। लेकिन जायरा को इस पर भी तरस नहीं आना था। आज जब तक तुम लोग मुझे इस चैप्टर का टेस्ट नहीं दे देते, मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं दूंगी। वो फैसला करते हुए बोली थी। ये कैसे तैयार होगा? हमसे नहीं होगा ये वाला चैप्टर।
हम एंड पर पढ़ेंगे। एक होशियार से लड़के ने बहाना बनाया, ये थ्योरीज का चैप्टर है, अगर ये वाला तुम लोग एंड पर पढ़ोगे तो एंड पर जो मुश्किलात आने वाले हैं वो कब करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये वाला चैप्टर तुम लोगों को अभी करना होगा। और अगर तुम लोगों को इतने दिनों से ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर तुम लोग इतने ड्रामे क्यों कर रहे थे कि हमें आ गया, हमें आ गया। वो केमिस्ट्री की किताब एक तरफ रखते हुए बोली थी। 9वीं क्लास में कुछ और बच्चे भी थे जो साइंस से बहुत दूर थे, जबकि साइंस वालों की तो जिंदगी हराम हो गई थी। और ऊपर से बाला ने जबरदस्ती दिलावर से भी साइंस रखवाई थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था और ना ही इसे बहुत अच्छा बनना था। वो नॉर्मल सी पढ़ाई करके अपने माँ बाप को खुश कर सकता था, लेकिन नहीं, इस बाला की ऐसी की तैसी, जो खुद तो फंसता था साथ साथ इसे भी फंसा देता था। मिस जी, आज हमें छुट्टी दे दीजिए, हम कल से इस पर फिर से मेहनत करेंगे। एक दूसरे लड़के ने यकीन दहानी करवाने की यकीन दहानी करवाने की कोशिश की थी, जबकि जायरा ने अचानक नजर घुमाकर कबीले के दरवाजे की तरफ देखा था। न जाने से क्यों इसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई इसकी तरफ कोई इस तरफ है जो इसे देखने की कोशिश कर रहा है। बाला बेटा जाओ, जरा देख कर आओ दरवाजे की तरफ, कोई शायद इस तरफ है, इसने बाला से कहा था, जबकि बाला फौरन ही उठकर कबीले के दरवाजे की तरफ गया था। वहां तो कोई भी नहीं, मैं देख कर आ गया हूँ। वो बाबा ने एक आदमी रखा हुआ है ना, वही बाहर घूम रहा है, बेचारा जख्मी है, सवाली है, इसे यहाँ बना दी गई है। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठते हुए तफसील बता गया था, जबकि वहां में सर हिलाती इन सबकी शक्लें फिर से देखने लगी थी, जहां पर मायूसी थी। वो इन लोगों पर हरगिज सर नहीं खाना चाहती थी, इसलिए सर पकड़कर बैठ गई। सही, सिर्फ दिलदार को छुट्टी दे दो, मेरा वादा है कल ये सब कुछ याद करके आएगा। बाला इसके पास वापस बैठते हुए बोला तो जायरा ने इसे घूर कर देखा था। ओए, मेरी गारंटी ना ले, मुझसे नहीं होता याद। वो इसके कान में बोला तो बाला ने इसे गुन्नी मारी थी। चुप करके बैठ जा यहाँ, मैं तेरे लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ और तू कहता है कि नहीं होगा। कल होगा तुझसे, मैं जबरदस्ती याद करवाऊंगा। ठीक है, मैं तुम लोगों को कल तक का वक्त देती हूँ, कल सबको आना चाहिए। बाला, सिर्फ दिलदार की मदद नहीं करनी, बाकी सबकी भी करनी है। ये सब भी तुम्हारे दोस्त हैं। इसे प्यार से बाला को समझाना चाहा था, जिसने फौरन सा झटका दिया था। बाला का कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ दिलदार है बाला का दोस्त। बाला हर किसी को याद नहीं बनाता, मैं अपने दोस्त की गारंटी देता हूँ, इसको कल तक सबक याद हो जाएगा। बाकी आप जानो, आपके शागिर्द जाने, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। वो फौरन उठ गया था, जबकि इसी बात पर दिलावर खुश हो गया था। अम्मी, इसको हर किसी का दोस्त ना बनाया करो, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। बाला सिर्फ मेरा यार है और किसी का भी नहीं। वो उठकर खड़ा होते हुए बोला तो जायरा ने नफी में सर हिलाया था, जैसे इसे सबका दोस्त कहकर इसने गलती कर दी हो। जबकि एक दफा फिर से खुद पर बढ़ती अजीब सी नसों से परेशान होती इसने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा था। ठीक है, जाओ, अब तुम सबकी छुट्टी है, सुबह याद करके आना, वरना सख्त सजा दूंगी, बल्कि छुट्टी ही नहीं दूंगी। वो उठकर खड़ी होती कबीले के दरवाजे की तरफ जाने लगी थी, जबकि बाकी सभी उठकर अपने अपने बस्ते उठाने लगे। जायरा कभी भी इस तरह से बाहर नहीं आई थी। वो कबीले के मर्दों के सामने भी ज्यादा नहीं आती थी। वो पर्दे का खास ख्याल रखती थी, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए इसने कभी पर्दा नहीं किया था। और ये बच्चे शुरू से ही इसके लिए अपने दिलावर के जैसे थे। वो खुद ही इन्हें पढ़ाती थी, वो खुद ही इन्हें पढ़ाती आई थी। ये कहना कि वो इन्हें पाल रही थी तो गलत नहीं था। दरवाजे तक आते हुए इसने बाहर की तरफ झांकने की कोशिश की तो एक लम्हे के लिए इसके पैरों से जमीन निकल गई थी। आंखों के सामने 13 साल पहले वाला मंजर आ गया था। इसके बाप को मरे हुए अभी 15 दिन हुए थे। इसके बाप को मरे हुए अभी 15 दिन नहीं हुए थे जब इसके जालिम भाई ने इसका सौदा कर दिया था। वो भी किसी आम इंसान के साथ नहीं, एक जाने माने डाकू के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए इसे लेकर जा रहा था। वो रो रही थी, तड़प रही थी, अपने भाई से अपने नाकर्दा गुनाह की माफी मांग रही थी, जिसकी वजह से इसका भाई से इस तरह से जान छुड़ा रहा था। हाँ, इसने कहा था कि वो सारी जिंदगी अपने भाई की गुलामी कर लेगी, लेकिन इस पर जुल्म न किया जाए। वो फकत 16 साल की थी जब इसके सौतेले भाई ने इसे एक बेरहम डाकू के हवाले कर दिया। वो कैसे इसे घसीट कर कबीले में लेकर आया था। वो 20 साल नौजवान जो कभी अपने भाई के सामने आंख तक नहीं उठाता था, इस दिन इसके लिए लड़ मरने को तैयार हो गया था। जो अपने पूरे कबीले के मर्दों के सामने नोचकर इसे किसी कबीले के मर्दों के हवाले करने वाला था, इन सब के खिलाफ आवाज उठाई थी। दिलावर ने सिर्फ और सिर्फ इसकी हाथ, इसके गुस्से की कोई इंतहा न थी। वो जब इसे बीच कबीले में लेकर आता, इसके कपड़े फाड़ने लगा तो दिलावर ने एक लोहे का राड उठाया और इसके सर पर मार दिया था। और फिर जिस अंदाज में वो दहाड़ा था, वो खुद हैरान रह गई थी। इसे हजार जाहिलों के बीच में एक गैरतमंद भी मौजूद था। वो हैरानगी से देखती रही, जो इसके लिए लड़ रहा था, मर रहा था, अपने भाई को जान से मारने पर आ गया था। इसने सुना था कि ये इंसान कभी आवाज नहीं उठाता, अपने भाई के सामने आंख तक नहीं उठाता, लेकिन इस दिन इसने अपने भाई को जान से मारने में कोई कसर न छोड़ी थी। इसे इतना मारा था कि इसकी सांसें खत्म होने को आ गई थी। और फिर इसने कितने मान से कह दिया था कि जायरा किसी की दखेल नहीं बनेगी, बल्कि वो मलका बनेगी, इस कबीले की मलका, क्योंकि वो वहां के नए सरदार की बीवी बनेगी। वो कहाँ जानती थी कि इस तरह से बिक कराने वाली एक लड़की इसी गैरतमंद की इज्जत बन जाएगी। हाँ, वो दिन वो कभी नहीं बुला सकती थी जब सरदार दिलावर ने इसका हाथ थामा था और बेहद इज्जत से इससे सवाल किया था क्या वो इसकी मलका बनेगी, क्या वो इससे शादी करेगी। वो क्यों इनकार करती? वो जो अपने भाइयों की ठुकराई हुई थी, वो कैसे इनकार करती? इसने बिना सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया था और इसी दिन दिलावर ने इससे निकाह करवा लिया था। वो दिन और आज का दिन, एक जाहिल जहमान की कैद से निकलकर वो लोग आजाद हो गए थे, वो इंसान बन गए थे। जिस तरह जायरा ने इन्हें गुनाहों से दूर करते हुए सही राह दिखाई थी, वो शायद कोई और नहीं कर सकती थी। इसने सही मायने में वहां की सरदारनी होने का हक नहीं पाया था। हर किसी को सही राह दिखाने की कोशिश की थी। वो सबसे प्यार से बात करती थी, हर कोई इसकी इज्जत करता था। यहाँ मौजूद हर कोई इसे सरदारनी कहकर पुकारता था, जबकि ये बच्चे अपनी मर्जी के मालिक थे। कोई इसे सरदारनी तो कोई मिस जी कहता था। कुछ बच्चे तो मजाक में मास्टरानी भी कहते थे, जबकि वो खुश होती थी इनके नए नए लकब पर। यहाँ की सरदारनी बनते हुए वो अपनी पुरानी जिंदगी भुला चुकी थी। हालांकि शादी के 5 साल बाद इसका अपना सका भाई आया था इसे मिलने के लिए, जिसने एड़ी चोटी का जोर लगाया था इसे यहाँ से ले जाने के लिए।
इसे ये बताने के लिए कि वो लोग गुनहगार हैं, इनका कबीला गुनहगार है, वो कभी गुनाहों को छोड़ नहीं सकते, इसकी रोजी रोटी चोरी डकैती है, इन्हें छोड़कर बेहतर है कि वो अपने घर वापस चले। लेकिन अब वो अपने भाई को क्या समझाती, इसका घर, इसका सब कुछ, इसकी दुनिया अब यही कबीला था जिसे वो ना तो छोड़ सकती थी और ना ही अपने शोहर और बच्चे को से दूर रह सकती थी। लेकिन इसका भाई दूर हो गया था इससे, क्योंकि वो कानून का मुहाफिज था। वो सिर्फ इसलिए इस कबीले के लोगों को ठीक नहीं कह सकता था क्योंकि इसकी बहन यहाँ पर है, जो गलत था इसे वो गलत ही कहता था। वो आए दिन सरदार की राह में आकर इसे तंग करने लगा था, वो इसके काम में दखलंदाजी करने लगा था और ये चीज़ इसे मंजूर ना थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के सामने इन लोगों को गलत साबित करना चाहता था। सरदार इसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि वो इसकी जान से प्यारी बीबी का सका भाई था, इसीलिए सरदार ने खामोशी से इसका तबादला शहर में करवा दिया था। अब वो चाहने के बावजूद भी यहाँ नहीं आ सकता था, हालांकि वो इसकी सारी खबर रखता था और खुद सरदार भी इसे घर आकर इसके भाई की सारी बातें बताता था। यहाँ तक कि कई दफा तो जायरा ने इसके लिए तोहफे भी भेजे थे और कई दफा इसकी तरफ से भी तोहफे मिले थे। हाँ, लेकिन मुलाकात हुए सालों गुजर चुके थे और सालों गुजर चुके थे इस शख्स को यहाँ से गए हुए। लेकिन आज वो शख्स फिर से इसके सामने आ गया था। वो शख्स यहाँ कबीले में क्या कर रहा था, वो हेमान वापस इस कबीले में आ चुका था और इसे खबर तक नहीं हुई थी। इसने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो इंसान नहीं हेमान था और ये सारी बातें जानते हुए भी वो इसे वापस इस कबीले में लेकर लाया गया था। क्यों? इसकी इजाजत से। किसकी इजाजत से? क्या सरदार को इसके बारे में पता था? वो परेशानी से अपने हैमे की तरफ जाने लगी। इसे सरदार के वापस आने का इंतजार शिद्दत से था। सरदार वो पुलिस वाला आया है, कबीले के बाहर की तरफ खड़ा है, इसका क्या करना है? जुमरू भागते हुए इसके पास आते हुए इससे बताने लगा। पुलिस वाले का क्या मतलब वो समझ गया था, ये यकीन रियान आया होगा, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा था, इसका भला यहाँ क्या काम? इसने सोचते हुए कबीले के दहाली की तरफ देखा था। ये 2 नंबर पुलिस वाला यहाँ क्या कर रहा है? वह जरा सा मुस्कुराते हुए अपनी जगह छोड़ता इसकी तरफ चला गया था। बाला इसे कल रात ही बता चुका था कि वो 2 नंबर पुलिस वाला यहाँ कबीले में आजकल आने वाला है अपनी बहन के सिलसिले में बात करने के लिए। तो इससे क्या करना था? बस ये था कि तो इसे करना बस ये था कि इसके कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाकर इसे बताना था कि थोड़ी गैरत कर जा। अब भाई, अपनी बहन की तलाक की बात मत कर। खैर, ये काम इसे बाला ने दिया था और शायद ये वो कर भी सकता था। वो इसके पास आते हुए रुका तो इसके चेहरे की संजीदगी देखकर बिना कुछ बोले इसकी बात का इंतजार करने लगा। मैं यहाँ कोई बहस करने या फिर अपने किसी जाती काम के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी बोलो, ज्यादा वक्त नहीं है। वो क्या है ना कि कबीले में शादी की तैयारियां चल रही हैं। डाकू बाला की शादी की तैयारियां आज से शुरू होंगी। बाला जो कुछ कर ले, बाला जा कुछ लेकर आ। बैठाएं इंस्पेक्टर साहब को, अपने बाला के साले साहब हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। झुमरू जा कुछ लेकर आए। बिठाए इंस्पेक्टर साहब को, अपने बाला के साले साहब हैं, इनकी इज्जत करनी है। वैसे चारपाई लाने को कह देता, वापस इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो जुमरू भागकर इसके लिए चारपाई बिछाने लगा था। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है सरदार, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या बात को समझना है इंस्पेक्टर? किसी लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, हमें जहेज नहीं चाहिए। हम वैसे भी इस जहेज जैसी लानत पर लानत बेचते हैं। तुम बेफिक्र होकर अपनी बहन की शादी की तैयारियां करो, 2 जोड़ों में रुखसत कर दो, यहाँ सब कुछ है इसके लिए। वैसे बारात के लिए जुम्मे का दिन मुकर्रर किया है हमने, ठीक है ना? तब तक कबीले में तैयारियां भी हो जाएंगी और फिर शादी है तो जश्न भी तो करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारी तरफ से तैयारियां कैसी हैं? देखो यार, हमारे सबसे लाडले डाकू की शादी है, हम इस शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं चाहते, ना तुम्हारी तरफ से ना हमारी तरफ से। खैर कोई होगी ही नहीं, लेकिन तुम खैर कमी तो कोई होगी ही नहीं, लेकिन तुम अपना पुलिस वाला दिमाग ज्यादा इस्तेमाल मत करना। तुम्हारी भलाई इसी में है कि 2 जोड़ों में अपनी बहन को हमारे भाई के साथ रुखसत कर दो ना। बात को बढ़ाएंगे ना खींचेंगे, इज्जत से बारात लेकर आएंगे, इज्जत से दुल्हन को रुखसत कर देना, यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। वरना अपने ससुर से पूछना कि इसकी भतीजी की बारात कैसी थी। वैसे बारात तो तुम्हारी भी मैंने यादगार बना दी थी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ तो याद रखने का मौका मिला, वरना जिस तरह की शादी तुम कर रहे थे ऐसी शादी को तो हम अपने दुश्मनों की बिना होने दे। है तुम भी तो दुश्मन ही थे, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना कर रखा है। तुम्हारी बहन भी तो डॉक्टर है, फिक्र मत करो, इसकी डिग्री जाया नहीं होने देंगे। इस कबीले में कमी नहीं है मरीजों की, दिन रात यहाँ इलाज करती रहेगी, अपने खौफ पूरे करते रहेगी। हम यहाँ इसे किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। तुम्हारी बहन की जिंदगी आसान होगी, खूबसूरत होगी, मोहब्बतों से भरपूर होगी। इसे कबीले में इज्जत मिलेगी, रुतबा मिलेगा, मकाम मिलेगा। हम सब के लिए वो एहतराम के काबिल होगी। इस कबीले के एक मर्द की नजर के सामने झुकी होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इस बड़े शहर में वो इतनी इज्जत से नहीं रहेगी जितनी इज्जत से इसे यहाँ इस कबीले में रखा जाएगा। मेरे ख्याल में इतनी गारंटी काफी है। अब तुम्हें जाना चाहिए, आखिर तुम्हारी बहन की शादी है, तैयारियां तो तुमने भी करनी है। वो इसे बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दे रहा था, जबकि रेयान कभी इसे हैरत से सुनता, कभी इसकी बात काटने की कोशिश करता, लेकिन सामने वाला शायद नहीं, यकीनन इसके सामने सवा शेर था जो इसे किसी भी तरह की नफी करने की इजाजत नहीं दे रहा था। सरदार मेरी बात सुनो, फिलहाल तुम मेरी बात सुनो 2 नंबर पुलिस वाले, मैं किसी तरह की कोई उखाड़ प्रचार नहीं चाहता। हम सादगी से बारात लेकर आएंगे और बस, ना तो अब इस चीज पर बहस होगी और ना ही मैं तुम्हारी तरफ कोई बात सुनना चाहता हूँ। अगर चाहती हो कि तुम्हारी बहन इज्जत से रुखसत हो तो बेहतर ये है कि इस इज्जत से रुखसत कर दो। बाकी शादी का लहंगा कल बाला इसके साथ जाकर ले आएगा। इसे कह देना कि अपनी पसंद की जो चीज है वो ले सकती है, तुम्हें इसके ऊपर एक पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो बाला की जिम्मेदारी है। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? सुबह से तुम लोगों को कहा है कि कबीले में जश्न का इंतजाम करो, डाकू बाला की शादी है, तुम सब लोग बेकार बैठे हुए हो। हद नहीं होगी, लगता है यहाँ भी सब कुछ मुझे ही करना होगा। है इंस्पेक्टर, तुम जाओ अपनी बहन की शादी की तैयारियां करो, मुझे अपने भाई की शादी की तैयारियां करनी है। वो अचानक ही इसके सामने से उठ गया था, जबकि रेयान ने जोर से
बहुत कुछ कहना चाहता था, इसके उठ जाने पर इसे रोक नहीं पाया था। सुना नहीं सरदार ने क्या कहा, अपने घर जाओ, शादी की तैयारी करो। अब तो सीधी बारात ही आएगी। झुमरू भी कहते हुए वहां से पलट गया था, जबकि सरदार अचानक ही मसरूफ हो गया। सारे डाकू को बुलाते हुए वो कबीले को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे चुका था, जबकि रेयान हैरान होता इसे देखते ना चाहते हुए भी वापसी के लिए कदम उठा चुका था। ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ? बाला अपना काम निपटा कर वापस कबीले में आया तो कबीले की चकाचौंध रोशनी ने इसे हैरान कर दिया था। पहाड़ों की चोटी से लेकर जमीन तक खूबसूरत लाइटिंग की गई थी, जबकि लाइटिंग इतनी घनी थी कि कबीले के हर कोने में रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी। अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। ये सब कुछ तुम्हारी शादी की खुशी में किया जा रहा है। सरदार का हुक्म है कि कबीले का एक एक कोना सजा दो। अभी तो हम लोग सजावट कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो सिर्फ लाइटिंग हुई है, बहुत कुछ बाकी है। कबीले का एक एक जरा रोशन होना चाहिए, क्योंकि कबीले के लाडले डाकू की शादी है। जुमरू इसके पास आता, इसके गाल खींचते हुए बोला तो वो नफी में सर हिलाता आगे पीछे देखने लगा। इतनी सारी तैयारियां इसकी शादी की खुशी में की जा रही थी, ये बात हैरान की थी। हालांकि सरदार की शादी में भी इतनी तैयारियां नहीं की गई थी, और इसकी तो शादी ही कुछ अलग कंडीशन में हुई थी, लेकिन ये सब कुछ इसे हैरान जरूर कर रहा था। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? कबीला तो अच्छा खासा रोशन हो गया था। सरदार कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में चला गया होगा। वो वहीं चारपाई बिछाने लगा तो जुमरू ने नफी में सर हिलाया। सरदार नदी की तरफ है, नदी की तरफ भी लाइटिंग हो रही है। दुआम ने कहा है कि वो इसकी सबसे पसंदीदा जगह है, तो वो भी तो इसको भी खूब सजाया जाए। तो बस भी सरदार अपनी सरदारनी का हुक्म मान रहा है। वहां पर भी खूब तैयारियां चल रही हैं। मैं भी बस ये लाइटिंग करके इधर ही जाऊंगा। वो अपने हाथ में मौजूद लड़ियों को तरतीब देते हुए बोला, जबकि बाला चरपाई सीधी करता पीछे की तरफ चला गया था। अरे रुको, मैं भी आता हूँ। इसे जाते देखकर जुमरू ने भी फौरन लड़ियां वहीं फेंकते इसके पीछे कदम बढ़ाए थे। कबीला इतना खूबसूरत और इतना रोशन लग रहा था कि हद नहीं। साफ लग रहा था कि कबीले में खुशियों का समा है। हर तरफ रौनकें ही रौनकें लगी हुई है। यहाँ तक कि कबीले का हर इंसान कोई ना कोई काम कर रहा था, और इतनी तैयारियों के बीच बाला परेशान था। इसे तो शर्म आ रही थी, ये सब कुछ इसके नाम पर हो रहा था। अब शादी तो हर किसी की होती है, लेकिन शादी पर इतनी धूमधाम तो पहले कभी भी नहीं हुई। इसकी शादी में इतना सब कुछ किया जा रहा था, हालांकि निकाह तो पहले ही हो चुका था, सिर्फ रुखसती होनी थी। यानी इस रुखसती के लिए इतना सब कुछ, ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा था बाला के हिसाब से। कबीले से वापस आने के बाद से रेयान की हालत अजीब सी हो रही थी। वो डकैत कबीले के डाकू का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता था। ये इसके लिए मुश्किल नहीं बल्कि एक नामुमकिन टास्क था। जबकि अपनी बहन को किसी डाकू के हवाले करना, ये सोच ही रेयान को पागल कर रही थी। वो कैसे अपनी मासूम सी बहन को एक डाकू के हवाले कर सकता था, और फिर डाकू भी वो जो बात बात पर कत्ल करने पर उतर आता है। सरदार किस तरह का इंसान था वो किसी हद तक जानता था, लेकिन बाला किस तरह का इंसान था वो नहीं जानता था। बाला के बारे में इसने कुछ भी नहीं सुन रखा था, लेकिन जितनी मालूमात इसके पास मौजूद थी, इसके मुताबिक बाला भी एक इंतहाई खतरनाक डाकू था, और ना जाने कितने लोगों को कत्ल कर चुका था। वो कैसे अपनी बहन को एक कातिल के हवाले कर सकता था? ये आदमी सच में इसके लिए मुसीबत बन गया था, और वो इस मुसीबत से किसी भी तरह से निकल नहीं पा रहा था। अब यहाँ बैठे हैं, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ, लीजिए चाय, ठंडी हो चुकी है। जब बाबा बाहर आई तो इसने रेयान को सामने कुर्सी पर बैठे देखा था। वो बिल्कुल तनहा खामोशी से न जाने कौन सी सोचों में गुम था। हाँ, मैं बस अंदर ही जा रहा था। वो कप हाथ में थामते हुए उठने लगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? क्या काम को लेकर कोई परेशानी है, या फिर कोई और बात है? रुबाब इसके चेहरे से अंदाजा लगा चुकी थी कि आज वो रोज की बाद इस पर एक्टिव नहीं है। मैं परेशान हूँ रुबाब, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। है तुम्हें अपनी परेशानी की वजह बताऊं तो कैसे बताऊं? बेला का मामला बिगड़ता जा रहा है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो परेशानी से बोला, जबकि रुबाब भी परेशान हो गई थी। रियान में सोच रही थी क्यों ना मैं एक दफा कबीले में जाकर दुआम से बात करूं। दुआम का शोर से बहुत मोहब्बत करता है, फिर इसका शोर तो वहाँ का सरदार है ना, तो यकीनन वो अपने आगे काम करने वाले सब लोगों को समझा सकता है, इन्हें मना कर सकता है। दुआम बहुत मासूम है, वो मेरी बात को समझेगी। मैं इसे बताऊंगी कि वहाँ के लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो यकीन जाने वो हमारे मसले की समझेगी और अपने शोर को रोक लेगी, तो हमारा मसला खुद बहुत ही हल हो जाएगा। वो इसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि रियान ने नफी में सर हिलाया था। नहीं रुबाब, ये मामला इतना छोटा नहीं जो इस तरह से हल हो सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है, और मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, जबकि मैं खुद भी जानता हूँ कि ये मामला मैं नहीं हल कर सकता। तो ऐसे मामला में तुम्हें घसीट कर मैं तुम्हें किसी और मसले में क्यों डालूं? पहले ही ये सारे मामले में मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को डालकर बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। मैं मजीद कोई गलती नहीं करना चाहता। वो इसे देखते हुए बोला तो रुबाब खामोश हो गई थी। इसे अपनी पिछली गलतियों का एहसास था, और वो कई दफा माफी भी मांग चुका था। यकीनन वो रुबाब को अब इन सब चीजों में शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो शामिल होना चाहती, वो अपने शोर को इस तरह से मुसीबत में फंसते हुए नहीं देख सकती थी। अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं इन सब चीजों में पढ़ूं तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन कम से कम मुझे घर तो ले चले ना। 2-3 दिन तक घर में रहूंगी मैं। वो इसे देखते हुए बोली तो रियान ने 2-3 दिन पर इसे आंखें दिखाई थी। जी हाँ, 2-3 दिन तक मैं घर पर ही रहूंगी, और कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता। मेरा हक नहीं छीन सकते आप। वैसे भी हनीमून का तो लालच दिया हुआ है आपने। वो मुंह बनाते अंदर चली गई थी, तो रियान भी हल्का सा मुस्कुराता इसके पीछे आया था। इसने छुट्टियों की दरखास्त दी थी, जो कुदरती तो वो मंजूर ही नहीं हुई थी, तो अब वो क्या कर सकता था, और शायद इसी का बदला लेने के लिए अब वो मैके की प्लानिंग कर रही थी। पर इसने कौन सा इसकी किसी प्लानिंग को कामयाब होने देना था। डाकू जी, आप तो बड़े नालायक थे अपने स्कूल के ज़माने में। मतलब आपसे सबक भी याद नहीं होता था, और वो भी भाला भैया आपको करवाते थे। फिर क्या हुआ? अगले दिन जस्ट हुआ था, आप बच गए थे ना मार से, या पुप्पो ने सचमुच में आपकी छुट्टी बंद कर दी थी? वो इसके साथ लड़ियां लगवा रही थी और साथ-साथ सवाल भी करती जा रही थी। कबीले से यहाँ तक कि बिजली का इंतजाम किया गया था, ताकि नदी पर भी लाइटिंग की जा सके। यहाँ तक कि वलीमा भी यहीं पर करने का प्लान बन चुका था। सजन साईं, तुम्हें मेरा माजी जानने से ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि मैं लायक था या नालायक है? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बिल्कुल भी लायक स्टूडेंट नहीं था, और छुट्टी मुझे मिल गई थी क्योंकि बाला ने नकल करवा दी थी। वो आंख दबाकर बोला तो दुआम ने से सिर्फ घूरा था।
वहाँ मतलब इस ज़माने में भी आप एक नंबर के बेईमान थे, वरना फिर मैं सर हिलाते हुए बोली तो सरदार जहाँ मुस्कुराया था वहीं बाला और जुमरू को आते हुए देखा था। बाला भैया देखे मैं कितनी अच्छी लाइटिंग लगाई है, इधर मैंने लगाई है, इधर डाकू जी ने लगाई है, इसकी बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप मेरी वाली देखें। वो इसके पास आते हुए ज़बरदस्ती इसका बाजू पकड़ के इसे अपनी वाली लाइटिंग दिखा रही थी। हालाँकि लगाई वो भी सरदार ने ही थी, लेकिन इसके नाम पर लगाई थी, तो वो इसकी थी। मुझे तो दोनों साइड की सेम सेम ही लग रही है। वो परेशानी से बोला था, समझ नहीं आ रहा था दोनों में से कौन सी साइड की तारीफ करनी है। अरे झूठे कहीं के सेम सेम लग किधर लग रही है। इधर देखे मैंने कितनी कलरफुल लगाई है, और इधर देखें उन्होंने जो पाकिस्तान का झंडा बनाया है सिर्फ सब्ज और सफेद लाइटिंग की है। मेरी वाला सादा प्यारी है। वो मुंह बनाकर खुद अपने आप को सर्टिफिकेट देने लगी तो बाला ने कंधे उचकाकर हाँ में सर हिलाया था। हाँ हाँ प्यारी बहना, तुम्हारी डिफरेंट है और यूनिक है, और सबसे खास बात यह है कि तुमने इस पर अपना दिमाग लगाया है, तो जिस काम में तुम्हारा दिमाग लगता है वो अच्छा ही होता है। और ये क्या पाकिस्तान का झंडा बना दिया? ओ भाई शादी है मेरी, कोई पाकिस्तान नहीं बना रहे हैं हम। इसने तो हमको ज्यादा खुश करने के लिए सरदार को बीच में घसीटा था। अरे अरे बाला भैया इतनी भी बुरी नहीं है, आप तो मेरे शोर के पीछे ही लग गए हैं। एक तो वो सुबह से इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से आप इन्हें बातें भी सुना रहे हैं। दुआम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, जबकि इसके अपने लिए लड़ते देखकर सरदार ने हल्की सी आंख दिखाई थी, जिस पर वो फौरन शर्मिंदा होकर चेहरा फेर गई थी। ये आदमी कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता है। हाँ ये सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? रुखसती ही तो करनी है भाई। दो दो जोड़ों में भी रुखसती हो सकती है। हमने इतना सब कुछ नहीं करना था, बस वलीमा ही तो करवाना था। रुखसती के लिए इतनी सारी तैयारियां क्यों करनी है? मुझे तो ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है, बल्कि मुझे तो ये पैसे की भी बर्बादी लग रही है। बाला ने अब की दफा वो बात कही जो यहाँ करने के लिए आया था, लेकिन जिस अंदाज में सरदार ने से घूरा था वो करके रह गया। तुमसे किसी ने पूछा है कि क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत नहीं? हमारा वक्त है, हमारा हम बर्बाद करेंगे, तुम्हारा इससे क्या तलक? और पैसा भी मैं अपना लगा रहा हूँ, तुम्हारे सिक्का की रुपया नहीं लगाया जो तुम्हें इतनी खुजली हो रही है। और ये मेरे कबीले की सबसे लाडले डाकू की शादी है, इस शादी में कोई कमी नहीं होगी। जैसा मैं चाहता हूँ सब कुछ वैसा ही होगा, सारी रस्में होंगी, बल्कि रस्मों के साथ साथ हम तो इंजॉय भी हमने इंजॉय भी करना है, जश्न मनाना है, बिल्कुल किसी शाही शादी की तरह शादी करनी है जो सालों तक सबको याद रहे। लेकिन सरदार पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहले भी तो यहाँ निकाह होते रहे, रुखसतियाँ होती रही हैं, मामूली सा वलीमा करवा के बात खत्म कर देते थे, लेकिन इतना सब कुछ पहले कभी भी नहीं हुआ, तो अब क्यों हो रहा है? वो इसे देखते हुए बोला तो सरदार हल्का सा मुस्कुराया था, क्योंकि इससे पहले डाकू वाला की शादी नहीं हुई थी, और डाकू वाला की शादी इस कबीले की सबसे खास शादी होगी। ये तो मैंने तुम्हें बचपन में ही कह दिया था। कह दिया था तो फिर इतने नखरे क्यों कर रहे हो? जाओ तुम अपनी शादी की तैयारियां करो, अच्छे से दूल्हे बनो, किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। दुल्हन तुम्हारी डॉक्टर है, ये ना हो कि तुम्हारी तरफ से कम एक्साइटमेंट देकर वो इनकार कर दे। वैसे इनकार तो वो करेगी, इसका भाई आया था सुबह सवेरे यहाँ, वो अचानक से बोला तो बाला पूरी तरह से इसकी तरफ मतवज्जो हुआ था। क्यों वो यहाँ क्यों आया था? तुमसे मिलने के लिए? क्या कहा था इसने? कहना क्या था, बस कह दिया कि अपनी बहन की तैयारियां अच्छे से करे, जहेज वगैरह हमें नहीं चाहिए, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, सिर्फ लड़की चाहिए। अगर वो सुकून से रुखसती करेगा तो हमारी तरफ से भी सुकून होगा, लेकिन अगर वो अपनी तरफ से किसी तरह की कोई चालबाजी या ड्रामेबाजी करता है तो फिर हमें भी कोई सख्त एक्शन लेना होगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा मामला है, मैं हल कर लूंगा, तुम फिलहाल अपनी तैयारी करो। सजन साई चलो, आप बाकी की लड़ियां यहाँ पत्थरों पर लगाए, हमारे पत्थरों भी इतने खामोश क्यों रहे? ये भी शादी पर जगमगाएंगे। वो इसे नजरअंदाज करते हुए बोला वो इसे नजरअंदाज करते हुए दुआम की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो फौरन ही इसके हुक्म पर काम करने लगी थी। जबकि बाला कितनी ही देर से देखता रहा, फिर खामोशी से वहां से निकल गया था। बेटा आपने तो अपनी छुट्टियों की दरखास्त दे रखी है ना, जो मंजूर होने वाली है। कहाँ पहुंची आपकी दरखास्त? अभी तक मंजूर नहीं हुई? आपका अपना ही दिल नहीं करता छुट्टियां लेने का? बेचारी बच्ची 1.5-2 महीने से यहाँ खज्जल हो रही है, लेकिन मजाल है जो इसके शोर को तौफीक हुई हो कि इसे इसके घर तक ले जाए। अरे मेरे इस बच्ची की शुक्रगुजार हूँ जो अब तक खामोशी से सब कुछ सह रही है। अगर इसकी जगह कोई और होती अगर इसकी जगह कोई और होती तो 2 लफ्ज लानत बेचकर छोड़कर जा चुकी होती तुमको। लेकिन फिर भी ये लड़की तुम्हारे साथ है, थोड़ी सी शर्म कर लो इस बात पर, थोड़ी सी गैरत दिखा लो। वो कमरे में दाखिल हुआ ही था कि अम्मी शुरू हो गई। खैर वो आजकल शुरू ही रहती थी, कितने दिनों से वो सुबह उठते बैठे इसकी बेइज्जती कर रही थी, और वजह थी वो बाप जो अभी तक अपने घर पर नहीं जा सकी थी। यहाँ तक कि वलीमा भी नहीं हुआ था। वलीमे के नाम पर इसने बस रस्म पूरी करने के लिए कुछ गरीब बच्चों को खाना खिला दिया। ये कहकर वो फिलहाल सिर्फ रस्म निभा रहा है, बाकी आगे वलीमा बहुत बड़े पैमाने पर करवाएगा। लेकिन इसे छुट्टी ही नहीं मिल रही थी कुछ भी करवाने के लिए। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे, शादी को भी अच्छा खासा वक्त हो चुका था, लेकिन अब तक इसे तौफीक ना हुई थी कि ये बाप को घर ही लेकर जा सके। बस बस अम्मी, अब मैं बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, कल ही लेकर जा रहा हूँ आपकी बहू को। कल से हुआ ये मेरे साथ जाएगी, शाम को ये मेरे साथ आएगी। आप प्लीज माफ कर दीजिए अपने मासूम बेटे को, वैसे भी बड़ी मुसीबतों में फंसा हुआ हूँ मैं। वो इनकी गोद में सर रखते हुए बोला तो इसकी मुसीबतों का सुनकर अम्मी परेशान हो गई थी। अल्लाह पाक मेरे बच्चे की हर मुसीबत दूर करे, इसे हर परेशानी से निजात दे, अल्लाह पाक सब कुछ खैर करेगा। बेटा परेशान मत हो। इसकी परेशानी का सोचते हुए वो अपना गुस्सा दबा गई थी, जबकि रियान बस मुस्कुरा दिया था। खैर कोई बात नहीं, क्या कहे, खैर कोई नहीं, क्या ही बता सकता था कि इसकी परेशानी की वजह तो इसकी अपनी ही बहन थी, जिसके लिए वो किसी डाकू के हवाले करने का जिसको वो किसी डाकू के हवाले करने को तैयार नहीं था। लेकिन न जाने क्या होना था, आने वाला वक्त क्या खेल खेलने वाला था वो कुछ भी नहीं जानता था। वो अपनी बहन को किसी तरह की मुसीबत में डालना ही नहीं चाहता था, वो इस मामले से निकालना चाहता था, लेकिन इन डाकू ने इसे ही इस मामले में बुरी तरह से उलझा दिया था। वो नहीं चाहता था कि वो इसके मामले में पुलिस को शामिल करे, लेकिन अब मामला इतने खराब होते जा रहे थे कि इसे ना चाहते हुए भी इन सब चीजों में पुलिस को घसीटना पड़ रहा था। जो भी था वो अपनी बहन के मामले में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता था। इसकी बहन की सारी जिंदगी का सवाल था जो कि एक डाकू के साथ बर्बाद नहीं करवा
सकता था। अम्मी इसके बालों में उंगलियां फेर रही थी जबकि वो अपनी निगाहें सामने बेला पर जमाए हुए था जो चारपाई पर बैठी हुई थी। इसकी नसें भी एक ही जगह पर जमी हुई थी। वो समझ चुकी थी ये मामला कितना ज्यादा खराब है और इनके लिए कितना खराब हो सकता है। फिलहाल तो वो सिर्फ और सिर्फ बाला के कालू को नजरअंदाज कर रही थी और कुछ वो कर ही नहीं सकती थी। जिस मामले में इसका वर्दी वाला भाई बेबस हो गया था, इस मामले को वो किस तरह से हैंडल करती है। और फिर बाला का गुस्सा याद करते हुए इसकी जान जा रही थी। इसके चेहरे पर अब तक बाला का वही रूप हावी था। ये शख्स इसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था। इसका मोबाइल निकालते ही बेला का नंबर मिलाना शुरू कर दिया था। इससे पहले इसके जितने भी नंबर थे बेला ब्लॉक कर चुकी थी, लेकिन इस दफा इसने जो नंबर निकलवाया था इसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता था बिना किसी वजह के। इस तरह का नंबर सिर्फ बड़े बड़े अफसर ही इस्तेमाल कर सकते थे। इसने 2-3 दफा बेला के नंबर पर कॉल की, लेकिन ये जानकर के फोन पर बाला फोन कर रहा है, इसने फोन उठाया ही नहीं था। वैसे तो इसे परसों का ही बहुत ज्यादा गुस्सा था जब बेला ने इसकी माँ के कंगन को तुड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर बेला की कंडीशन को समझते हुए इसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। वो अपने मसले का हल यही निकाला था कि वो अब रुखसती ले रहा था, लेकिन बेला इसके भाई की तरफ से मसलसल इनकार कहीं सरदार को गुस्सा ना दिला दे। वो जानता था कि अगर सरदार को एक दफा गुस्सा आ गया तो वो अपने कहे से पीछे नहीं हटेगा और वो सरदार को किसी तरह का गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। बेला के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। वो काफी देर बेला को फोन करता रहा, लेकिन इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो हार गया था। रुबाब, इतना सब कुछ क्यों पैक कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला है ना रात को ही मैंने तुम्हें बोला था ना रात को ही कि सुबह सुबह मेरे साथ जाओगी और शाम को वापस आ जाओगी, तो फिर इतना कुछ पैक करने की क्या जरूरत है? वो परेशानी से इसे देखने लगा जो अपने कुछ जोड़े डाल रही थी बैग में। मैं इतने महीनों के बाद जा रही हूँ, कम से कम 2-4 दिन तो रुकूंगी ना, और ये सारे तो मैंने गिफ्ट लिए हैं सबके लिए, वो लेकर जा रही हूँ। अपने तो सिर्फ 2-3 जोड़े ही रखे हैं, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम वहां रुकोगी नहीं। रुबा, प्लीज समझने की कोशिश करो यार, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? मैं घर आता हूँ तो मुझे एक बीवी की जरूरत होती है जो मेरी सारी टेंशन को दूर कर देती है, और अगर मेरी बीवी महके जाकर बैठ जाएगी तो मेरा तो गुजारा नामुमकिन हो जाएगा ना। वो प्यार से इसके कंधे पर हाथ रखता है, इसे जरा सा अपने करीब कर चुका था। मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन आप भी तो समझे ना, इतने दिनों के बाद जा रही हूँ, 2-3 दिन तो रुकूंगी ना, और फिर कितने दिन हो गए हैं मैंने अपने माँ बाप को देखा भी नहीं है। प्लीज ना रेयान, मुझे कुछ और दिन वहां रुकने दें। वो प्यार से कहते हुए इसके हाथ को अपने कंधों से हटाते हुए इसके सीने पर सर लगे दी। रियान ने अपने आप को पूरी तरह से बेबस महसूस किया था। तुम्हें ये किसने कहा कि इस तरह की क्यूट क्यूट हरकतें करने से शोर मान जाता है? वो इसके माथे पर बोसा देते हुए सवाल करने लगा तो रुबाब मुस्कुराई थी। ऐसे किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन अपने शोर को इतना तो जान ही चुकी है कि मुझे पता चल जाए कि इसे किस तरह से मनाना है। मैं अपना सामान पैक कर चुकी है, चलिए आप चलते हैं। बल्कि 2 मिनट रुके। मैं शर्मिला हाल को एक दफा फिर से बताती हूँ वो कहते हुए बाहर निकल गई थी, जबकि वरना फिर मैं सर हिला गया था। जब से वो यहाँ आई थी हर चीज को अपने मुताबिक करने लगी थी। अब मैंने इसे मना नहीं किया था क्योंकि वो चाहती थी कि रुबाब हर चीज को अपने मुताबिक हल करे और समझे, और फिर एक पूरे घर की जिम्मेदारी जब इस पर आई तो वो खुद ही हर चीज को हैंडल करने लगी थी। अब अगर जरा सा काम इसकी मर्जी या सोच के बगैर हो जाता तो फिर वो इसे दोबारा से ठीक करने में लग जाती। इसलिए वो शर्मिला खाला को सब कुछ अपने मुताबिक बताने वाली थी कि जब वो वापस आए तो सब कुछ वैसा ही हो जैसा वो छोड़कर जा रही है। रुबाब सुबह से ही यहाँ आई हुई थी और शाम को इसे जाना था। सुबह रेयान खुद ही इसे छोड़कर गया था और कहकर गया था कि शाम को वो इसे लेने आएगा, लेकिन यहाँ आने के पीछे इसका कोई और ही मकसद था। इसका इरादा कबीले में जाकर दुआम से मिलने का था, इससे बात करने का था कि किस तरह से कबीले का एक आदमी इसकी ननन की जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसे यकीन था कि दुआम इसकी बात को जरूर समझेगी और मुमकिन था कि वो अपने शोर को भी इस मामले में समझाने की कोशिश करें। अगर ऐसा हो जाता तो बेला की जिंदगी आसान हो जाती और वो किसी भी तरीके से बेला को इस मुसीबत से निकालना चाहती थी। इसीलिए दोपहर के 2 बजे ही वो उठ गई थी। क्या मतलब जाना है? अभी तो तेरा शौहर नहीं आया तो इसके साथ जाने वाली थी ना, इस तरह से थोड़ी ना तुझे भेजेंगे तुझे। वो अम्मी को बड़ी मुश्किल से समझा कर आई थी कि इसे अभी भी निकलना होगा, लेकिन बाहर आते ही बाबा ने इसके रास्ते में आ गए थे। जी बाबा, इनको फोन किया है, वो गांव के चौराहे पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, इन्हें किसी जरूरी काम के लिए निकलना है, इसलिए मैं जा रही हूँ, वरना आपको पता है किस तरह से तो मैं कभी घर से नहीं निकलती। जाना बहुत जरूरी है, मैं वापस आऊंगी इंशाल्लाह कुछ दिनों में। वो इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा देर नहीं रुक सकती। वो कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई थी, जबकि बाबा तो परेशान हो गए थे। इनका इरादा से खुद ही गाँव के चौराहे पर छोड़कर आने का था, लेकिन तबीयत की नासाजा की वजह से वो जा नहीं पाए थे। हाँ, लेकिन इसे पीछे से आवाज देकर इतना जरूर कह दिया था कि वो इन्हें फोन करके अपनी हैरियत बता दे, जिस पर अब आपने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। रिक्शे की मदद से वो इस सड़क के ऊपर तो आ गई थी, लेकिन इसे अब समझ नहीं आ रहा था कि इसे जाना कहाँ है। यहीं पर रेहान से उतारा था, लेकिन वहां से आगे से अकेला ही जाना था, इतना तो वो जानती थी, लेकिन इसे वो रास्ता ही नहीं मिल रहा था। काफी देर सोचने के बाद वो एक रास्ते की तरफ चल निकली थी। शायद नहीं, यकीनन वो कबीले का ही रास्ता था, क्योंकि इसने सामने से कुछ घोड़सवारों को इस तरफ आते हुए देखा था। यकीनन वो कबीले के डाकू ही थे। कहाँ जा रही है यूं जाने मन अकेले? वो इनके लोगों के कहाँ जा रही है जाने मन अकेले? वो इन लोगों से आगे का रास्ता पूछने का इरादा रखती थी, लेकिन इनकी नजरों में हबासत देखकर परेशान हो गई, जबकि वो घोड़े से कूदते हुए इसके सामने आते इसका रास्ता रोक चुके थे। मुझे डकैत कबीले की तरफ जाना है, सरदार दिलदार से मिलना है, वो परेशानी से इन्हें देखते हुए बोली थी। सरदार का नाम लेने की वजह यही थी कि यकीनन इस पर गलत नजर ना रखें, लेकिन सरदार का नाम सुनते ही वो लोग कहका लगाकर हंसे थे। अच्छा, तो सरदार के पास जाना है? क्यों? क्या लुट गया? क्या छिन गया? हमें बता जाने मन, हम तुझे ज्यादा अच्छे से तेरी चीज वापस कर देंगे। वो एक झटके से इसका बाजू खींचता हुआ इस अंदाज में बोला था कि रुबाब चीख उठी थी, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। जलील इंसान वो जिस तरह रुबाब को छूने लगा था, वो अब समझ चुकी थी कि इन लोगों की नीयत क्या है, जबकि इस तरह यहाँ आने पर वो पछता भी रही थी। इन लोगों की गलत नीयत को समझकर रुबाब ने अपने बचाव में
चीखना चाहा तो एक डाकू ने फौरन इसके मुंह पर हाथ रख दिया था। इसके हाथ में पकड़ा बैग और कुछ जरूरी सामान नीचे गिर गए। वो खौफ से लरजने लगी। अपने इस तरह यहाँ आने पर पछता रही थी। डाकू की आंखों में भूख, लालच और हबासत साफ नजर आ रही थी। इनमें से एक चौबा जाहिर इसका सर लग रहा था, आगे बढ़ा और इसके बाजू को सख्ती से पकड़कर घसीटने लगा। शहर की नाजुक लड़की लगती है, खुद ही चलकर आई है हमारी भूख मिटाने। वो गुर्राया। इसका चेहरा गजालत और गुस्से से बिगड़ा हुआ था। छोड़ दो मुझे, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, यहाँ के सब इंस्पेक्टर की बीवी हूँ। रुबाब ने इन लोगों को रियान का हवाला देना चाहिए सोचकर कि एक वर्दी वाला इसका शोर है, वो लोग इसके रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन ये सुनकर वो और भी ज्यादा जोर से हंसने लगी। अच्छा तू सब इंस्पेक्टर की बीवी है, चल आज एक इंस्पेक्टर की बीवी को चखेंगे तो मजा आ जाएगा। तेरा शोहर तो हमारे तलवे चाटने वालों में से ही होगा। वो फिर से बेढंगे कहके लगाता इसे अपने करीब खींचने लगा। रुबाब की आंखों में आंसू आ गए। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये वो लोग थे जिनके बारे में इसने कहानियों में सुन रखा था। लगता है डाकू डाका के आदमियों की औकात सिर्फ लड़कियों को डराने की रह गई है। खैर कुत्तों का काम तो रास्ते में आकर भौंकना ही होता है ना। अचानक एक गरजदार आवाज हवा में गूंजी। वो सब डाकू चूक कर पीछे मुड़े। घोड़ों पर सवार दो हुलिये से इनकी तरफ बढ़ रहे थे। इनकी चाल ढाल से वो सब लोग समझ चुके थे कि वो कोई और नहीं, सरदार दिलदार और बाला थे, जिनकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। इन्हें देखते ही एक लम्हे के लिए इन सब ने एक दूसरे को देखा। दिल में खौफ और आंखों में मौत के साए लहराने लगे। इसे देखते ही इन लोगों का इरादा वहां से भाग निकलने का था, क्योंकि सरदार का गुस्सा आसमान पर था। वो अपने घोड़े से उतरा और इन डाकुओं की तरफ बढ़ा। तुम लोग भूल गए होगे, यहाँ डाकू रागा का नहीं, सरदार दिलदार का राज चलता है। इसने दहाड़ते हुए कहा। डाकू इसे पहचान तो पहले ही चुके थे, लेकिन इसकी आवाज सुनकर इनकी हिम्मत जवाब दे गई। लेकिन मौत के डर ने इन्हें एक आखिरी कोशिश करने पर मजबूर किया था। इतना तो वो समझ ही चुके थे कि वो जो काम करते हुए पकड़े गए हैं, यकीनन डाकू सरदार ने इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। इसलिए बेहतर था कि वो अपनी जान बचाने के लिए कोई कदम उठाते। इनमें से एक चाकू निकालकर सरदार पर झपटा, लेकिन सरदार ने बिजली की तेजी से इसके हाथ से चाकू छीन लिया और एक ही वार में इसे बेबस कर दिया। इसी लम्हे बाला भी अपने घोड़े से उतरा और दूसरे डाकू पर टूट पड़ा। ये लड़ाई नहीं थी, ये डाकू का कुचुम्बर निकाला जा रहा था। और वो न सिर्फ सरदार के गुस्से का निशाना बन रहे थे, बल्कि बाला को भी आज लंबे अरसे के बाद हाथ साफ करने का मौका मिल गया था। बाला ने एक डाकू को उठाकर दूसरे पर दे मारा, जैसे वो मिट्टी के खिलौने हूं। मेरे कबीले के इलाके में मेरी बीवी की भाभी पर नजर बाला ने गुर्राया। मेरे कबीले के इलाके में मेरी बीवी की भाभी पर बुरी नजर, बाला गुर्राया। तुम लोगों को पता नहीं तुमने किस पर हाथ डाला है। इसने एक डाकू को गर्दन से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। डाकू को इनकी ताकत का अंदाजा हो चुका था। उन्होंने अपनी जान बचाने में ही आफत जानी और जख्मी हालत में वहां से भागने लगे। सरदार और बाला ने इन्हें दोबारा उठने के काबिल ना छोड़ा था। जब वो आखिरी डाकू की तरफ मुड़े तो वो खौफ के मारे जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। रागा से कहना ये सिर्फ एक सबक है, अगली बार तुम्हारी नजर किसी भी लड़की पर पड़ी तो इसका वजूद खत्म कर दूंगा। सरदार ने इसे खबरदार किया। इसे नजरअंदाज करते हुए अब दोनों रुबाब की तरफ मुड़े, जो अब तक दहशतजदा खड़ी थी। सरदार और बाला दोनों सीधे रुबाब के पास आकर रुके। रुबाब के चेहरे पर खौफ, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खामोशी से इनकी तरफ देख रही थी। रुबाब बीबी, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? सरदार ने पूछा। इसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बल्कि परेशानी थी। मैं आपके कबीले की तरफ जा रही थी ताकि दुआम से मिल सकूं। रुबाब ने लड़खड़ाती हुई आवाज में बताया। तुम मेरी बीवी से मिलने जा रही थी, क्यों? वजह जान सकता हूँ मैं? सरदार के लहजे में हैरानगी थी। यकीनन वो रुबाब के यहाँ आने का मतलब समझ नहीं पाया था। मुझे डाकू बाला के बारे में कुछ बात करनी थी। इसके लहजे में साफ लड़खड़ाहट थी। क्या बात करनी थी तुम्हें बाला के बारे में? इसने एक नजर बाला को देखते हुए फिर से सवाल किया। पता नहीं सरदार को क्यों वहम हो रहा था, शायद वो बाला को जानती नहीं है या फिर बाला को यहाँ पहचान नहीं पाई। मैं दुआम को बताना चाहती थी कि डाकू बाला मेरी नंदन की जिंदगी खराब कर रहे हैं। रुबाब ने यह कहा तो सरदार और बाला ने एक दूसरे की तरफ देखा था। सरदार के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ गई, जबकि बाला आगे बढ़ा और वो इतनी बड़ी बात यकीनन बाला के मुंह पर नहीं कह सकती थी। शायद नहीं, यकीनन वो बाला को पहचान नहीं पाई थी। बीबी, एक बात हमेशा याद रखो, जब भी घर से बाहर निकलो और खासकर ऐसे खतरनाक इलाके की तरफ, तो साथ में किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है। आइंदा इस तरह की बेहतियाती मत करना। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर इसकी आंखों में देखकर बोला। और जहां तक बात तुम्हारी ननन की जिंदगी बर्बाद करने की, तो इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही, बल्कि आबाद हो रही है, क्योंकि हम इस इज्जत से यहाँ ला रहे हैं। हम इसे इस कबीले की रानी बना रहे हैं। जहां तक औरत की इज्जत की बात है, तो ये सिर्फ तुम्हारे शहर में ही नहीं, बल्कि हमारे जंगलों में भी होती है। हम डाकू हो सकते हैं, लेकिन हम अपने वकार को नहीं भूले। हमारे लिए औरत की इज्जत अपने सर के ताज की तरह है। जो शख्स औरत को अपने बराबर नहीं समझता, वो ना तो डाकू है और ना ही इंसान। वो सिर्फ एक मुर्दा शख्स है। और यहाँ इस कबीले में कोई मुर्दा नहीं है। यहाँ औरतों की इज्जत की जाती है। मैं नहीं जानता तुम जिंदगी खराब होना किसे कहती हो, लेकिन हमारे लिए एक औरत, एक मर्द की इज्जत बन जाना आबाद होने का दूसरा नाम है। मैं नहीं जानता काम बहुत औरत को अपने निकाह में लेकर क्या समझता है, लेकिन मैं बेला को अपनी निकाह में लेकर इसे अपनी इज्जत समझता हूँ, यानी कि मेरी जिंदगी भर की कमाई। मैं इसे अपनी गैरत कहता हूँ। मैं मोहब्बत करता हूँ इससे। इसके साथ जुड़ा मेरा तल्लुक किसी बदले की या फिर बेबुनियाद लड़ाई की वजह से नहीं है। इससे निकाह की वजह मेरी मोहब्बत है, जो मुझे इसकी तरफ राग़िब कर गई, और दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे छीन नहीं सकती। तुम दुआम से क्या बात करोगी जाकर? मैं तुम्हारी ननद को तलाक दे दूं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुआम की बात सुन लूंगा? बल्कि तुम्हें क्या लगता है कि दुआम तुम्हें
तुम्हारी ये बात सुन के लेगी। नहीं रुबा बीवी, बहुत गलत सोच कर आई हो तुम यहाँ पर। मेरी बहन तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारकर तुम्हें वहां से रुखसत करेगी, क्योंकि वो जानती है कि कबीले की औरत कबीले में रहकर बर्बाद नहीं होती, बल्कि वहां अपने इसे रानियों की तरह रखा जाता है। तुम क्या हो, तुम्हारी सोच क्या है, मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। तुम हमसे मुलाकात करना चाहती हो तो चलो जरूर करो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। तुम बहन हो, इसकी तुम्हारा हक बनता है, लेकिन जो सोचकर तुम वहां जा रही हो वो तुम्हारी कभी कामयाब नहीं हो सकती। चलो हम कबीले में ही जा रहे हैं। वो कहते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगा तो रुबाब के कदम वहीं रुक गए थे। जबकि वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो सरदार ने रुकर से पलट कर देखा था। आ जाओ साली साहिबा, अंधेरा होने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर तक इज्जत से पहुंचा देंगे। जब तक हमारे साथ हो तुम हमारी जिम्मेदारी हो। सरदार ने इसे देखते हुए कहा तो इसने खामोशी से सर हिलाते अपना बैग और सामान जमीन से उठाया था। तो हम रुबाब से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुई थी। इसने पुरानी कोई बात नहीं की थी, बल्कि इसे हाथ पकड़कर हर तरफ लेकर जा रही थी। रुबाब ने कबीले में आकर बस इतना ही कहा था कि इसका दुआम से मिलना क्या बहुत दिल कर रहा था। इसके अलावा इसने कोई बात नहीं की थी। जबकि दुआम को इतना खुश देखकर वह हैरान रह गई थी। वो इसका हाथ थामे से हर तरफ लेकर जा रही थी, लाइटिंग दिखा रही थी, कबीले में होने वाली शादी की तैयारियां दिखा रही थी, साथ ही से बाला की एक्साइटमेंट भी बता रही थी। वो इसे बता रही थी कि किस तरह से बाला चोरी चोरी सबसे छुपकर बेला से मिलने हॉस्पिटल जाता था, बल्कि इसके लिए कभी अपना हाथ काटता, कभी क्या करता, सिर्फ और सिर्फ इसे दिखाने के लिए। ये सारी बातें सुनकर बाप हैरान तो हो रही थी, एक डाकू एक मामूली सी लड़की से मोहब्बत कैसे हो गई। लेकिन फिर ये सोचकर कि सरदार को भी तो दुआम से मोहब्बत होगी थी, तो फिर बाला को बेला से क्यों नहीं हो सकती। जबकि बाला से मिलकर वो हैरान हुई थी। इसे याद आया था कि एक दफा निकाब पोश इसके घर आया था, जब दुआम की शादी का सिलसिला चल रहा था। ये वही लड़का था। तब तो इसने इसे देखा नहीं था, लेकिन आज वो बिना निकाब के इसके सामने था। वो बहुत खूबसूरत था और बेला के साथ बेशक बहुत ही खूबसूरत लगने वाला था। वो इसे कहीं से भी ऐसा इंसान ना लगा जो बदला लेने के लिए बेला की जिंदगी खराब कर रहा हो, या किसी बदले हवस में आकर बेला से शादी कर रहा हो। वो इसे एक बहुत ही अच्छा इंसान लगा था। और जिस तरह दुआम बता रही थी कि वो किस तरह का इंसान है, वो हैरान ही रह गई थी। अगर बाला वैसा ही था जैसे दुआम बता रही है, तो फिर वो इतना अच्छा तो था कि इसकी ननद इसके साथ एक मजबूत तलक जोड़ सके। लेकिन फिर भी ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी कि वह डाकू था, एक गुनहगार था, और बेला की जिंदगी एक गुनहगार के साथ कैसी हो सकती थी, वो भी तब जब इसका भाई कानून का मुहाफिज हो। वो यहाँ बहुत कुछ करने आई थी। इसका इरादा दुआम से बात करने का था, इसे बताने का था कि किस तरह डाकू बाला इसकी ननद की जिंदगी खराब कर रहा है। लेकिन वो इसे कुछ भी नहीं कह सकी थी, वो इसे कुछ भी नहीं बता पाई थी। अगर वो कहती भी तो क्या कहती, कहीं ना कहीं मामला इन लोगों ने हल कर रखा था। बल्कि यहाँ तो ये लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके थे शादी की। जबकि इसे तो ये भी बात आज ही पता चल रही थी कि वो लोग जल्द से जल्द रुखसती चाहते हैं, और रियान ने से ये बात नहीं बताई थी। वो परेशान थी, लेकिन एक मुझसे जाग गई थी कि अगर बाला एक अच्छा इंसान है, जो भी था जैसा भी था, बेशक डाकू था, गुनहगार था, लेकिन वो बेला के हक में बुरा नहीं होगा, इतना वो जानती थी। वो औरतों की इज्जत करने वाला इंसान था। इसे बाजार बाला में कोई कमी नजर नहीं आई थी। वो खामोशी से वापसी का सफर तय करने के लिए उठी तो बाला खुद ही उठा था इसे छोड़ने के लिए। आप जाएंगे मुझे छोड़ने के लिए, वो हैरानगी से पूछने लगी। तो बाला ने हाँ में सर हिलाया था। मैं ही जाऊंगा आपको छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरा इरादा अपनी दुल्हन का दीदार करने का भी है, तो मेरे ख्याल में आपको कोई इतराज नहीं होगा। वो कहते हुए आगे बढ़ा तो रुबाब ने खामोशी से इसके पीछे कदम बढ़ाए थे। जबकि दुआ में से छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई थी। रुबाब कितनी ही देर से अपने साथ लगाए खड़ी रही थी। फिर जाते हुए इसने अपनी पिछली गलतियों की माफी भी मांगी थी। अरे बाजी, मैंने आपसे कोई शिकायत की नहीं ना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ मेरे नसीब में लिखा था वो मेरे साथ होना ही था। और सच तो यह है कि बच्चे अपने भरोसे सीखते हैं। अगर आपके वालिदैन का ही रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, तो फिर भला मैं कैसे उम्मीद कर सकती थी बाकी के लोगों का रवैया मेरे साथ ठीक होगा। आप जानती हैं इस कबीले में सब लोग मुझे इतनी मोहब्बत क्यों देते हैं, क्योंकि मैं अपने शोहर की लाडली हूँ। अगर सरदार दिलदार मुझे अहमियत ना देते तो यकीन करें इस कबीले में मेरी कोई वैल्यू ना होती। एक औरत की इज्जत इसका शोहर बनाता है, और मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि इस कबीले में डॉक्टर बेला की इज्जत बहुत अनमोल होगी, क्योंकि हमारे यहाँ डाकू वाला सरदार के बाद इस कबीले की जिम्मेदारी संभालने वाले इंसान है। यानी कि सब कुछ इन्हीं के अंदर है। कबीले में हर कोई इनसे बहुत मोहब्बत करता है। फिक्र ना करें, बेला को भी यहाँ बहुत मोहब्बत मिलेगी। मैं भी इसका बहुत ख्याल रखूंगी। वो यहाँ बहुत बहुत खुश रहेगी। आप बस हमारी बहू हमारे हवाले कर दीजिए। और मुस्कुराते हुए बोले तो जिस अंदाज में इसने बहू कहा था, बाला का कहकर तो फूटा ही था। सरदार भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया था। जबकि इन लोगों को इस तरह से हंसते देखकर रुबाब की हंसी भी छूट गई थी। आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होने वाला था, लेकिन अगर ये फैसला करने का हक वो रखती कि बेला की शादी किसके साथ होनी है, तो यकीनन वो इसकी शादी डाकू बाला के साथ ही करवाती, क्योंकि ऐसी मोहब्बत करने वाले रोज रोज नहीं मिलते। वो इसे लेकर घर आया तो रुबाब खामोशी से अंदर की तरफ जाने लगी, जबकि वो बाहर खड़ा इसको अंदर तक जाते हुए देख रहा था। इसने सच में ही इसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। रुबाब ने दरवाजे से निकलते ही इसे खुदाफिज कहा। दरवाजा बंद करते हुए इसने पलट कर देखा, वो अभी तक वहीं पर खड़ा था। वो जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगी थी, जब इसे घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। इतनी खामोशी क्यों थी? शर्मिला खाला कहाँ थी? बेला की तो नाइट ड्यूटी थी, वो जानती थी, लेकिन रियान अभी तक वापस नहीं आया था। लेकिन जब तक वो लोग वापस ना आ जाएं तब तक शर्मिला खाला तो नहीं जाती थी। वो तेजी से अपना बैग वहां पर रखती अंदर की तरफ भागी थी। जब इसे अम्मी चारपाई से नीचे की तरफ लटकी हुई नजर आई, वो बेसख्ता चीखते हुए तेजी से इनकी तरफ बढ़ते हुए इन्हें सीधा करने लगी थी, जबकि इनका चेहरा इंतहाई दर्द से ढीला पड़ा हुआ था। रुबाब के हाथ पैर फूल चुके थे, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका पूरा बदन तेजी से कांपने लगा। इसने इस तरह की सूरत हाल को शायद ही इसने जिंदगी में कभी संभाला था। वो परेशानी से अम्मी को सीधा करती थी, तेजी से बाहर की तरफ भागी थी। पता नहीं बाला जा चुका था या यहीं पर होगा। वो सारी सूरत हाल से खौफजदा होते हुए और किसी को भी याद नहीं कर पाई थी। तेजी से बाहर आते हुए इसने बाला को गाड़ी रिसीव करते हुए देखा था। बाला बाला अम्मी, वो इससे कुछ भी
वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई थी, जबकि इसकी परेशानी भांपते हुए वो गाड़ी को वैसे ही छोड़ता था, जिससे गाड़ी से निकलता अंदर की तरफ भागा था। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, वो बेहोश है, इनका पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ है। अल्लाह ना करे कुछ गलत हो गया हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं शर्मिला खाला कहाँ है। वो तो कभी भी इस तरह से नहीं जाती। वो इसके पीछे भागते हुए आकर इसे बता रही थी, जबकि बिस्तर में बेजान पड़ी औरत को देखकर बाला तेजी से इनकी तरफ बढ़ता इन्हें देखने लगा था। भाभी ने फौरन अस्पताल लेकर जाने की जरूरत है, आप प्लीज परेशान मत हो, मेरे साथ आए। वो तेजी से इन्हें उठाता बाहर की तरफ भागा था। इसका जिस्म पूरी तरह से बेजान था, शायद नहीं, यकीनन वो होशो हवास की दुनिया से बेगाना हो चुकी थी। रुबाब को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस तेजी से जैसा बाला कह रहा था वैसा ही कर रही थी। बेला का अस्पताल यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए वो इन्हें इतने दूर तक लेकर जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए इसने इतने करीब के एक छोटे से अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश की थी। डॉक्टर मरीज की हालत देखते ही तेजी से अलर्ट हो गए थे। इनका शुगर बीपी शूट कर चुका है, आप परेशान मत हो, हम इलाज करते हैं। डॉक्टर ने इनकी परेशानी देखते हुए इन्हें तसल्ली दी थी। जगह डॉक्टर अपना काम करने लगा तो रुबाब ने कामते हाथों से रियान का नंबर मिलाया था। रियान अम्मी, वो बस इतना ही कह पाई थी, जबकि दूसरी तरफ से रियान इसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान हुआ था। रुबाब क्या हुआ है, तुम ठीक हो, किसकी बात कर रही हो, तुम्हारी अम्मी को कुछ हुआ है क्या? वो परेशानी से पूछने लगा था। वो अपने मायके गई हुई थी तो यकीनन वो अपनी माँ के बारे में ही बात कर रही थी। नहीं रियान, मेरी अम्मी को कुछ नहीं हुआ, आपकी अम्मी यहाँ अस्पताल में है, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए, प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो परेशानी से कह रही थी, जबकि रुबाब को कामती हालत में पाकर बाला ने आगे बढ़कर इसके हाथ से फोन थाम लिया था। वो अंदाजा लगा चुका था कि जिस तरह इस वक्त वो डरी हुई है, यकीनन वो रियान को अपनी सूरत हाल नहीं बता सकती। हेलो डाकू, बाला बोल रहा हूँ, जल्दी से अस्पताल आओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बीपी भी हाई है और शुगर भी शूट कर चुका है। इतना कहते हुए इसने फोन बंद कर दिया, जबकि अगले ही लम्हे वो इसे लोकेशन भेजने लगा था। दूसरी तरफ रियान की हालत खराब हो गई थी, इतना तो वो अंदाजा लगा चुका था, लेकिन इस वक्त जो इसे ठीक लगा वो इसने कर दिया था। इसने बेला का नंबर भी मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा की तरह बेला ने इसकी कॉल को नजरअंदाज ही किया था, जिस पर ज्यादा असर न लेते हुए वो डॉक्टर के साथ लग गया था, क्योंकि अगली रुबाब इस कंडीशन को हैंडल नहीं कर सकती थी। जब तक रियान यहाँ नहीं आता, यकीनन ये औरत इसकी जिम्मेदारी थी। रियान लोकेशन मिलते ही तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही गाँव से शहर पहुंच चुका था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि रुबाब वापस शहर कैसे आई, क्योंकि इसके मुताबिक तो उसे गाँव छोड़कर गया था। वो अपने आप तो वापस नहीं जा सकती थी, लेकिन इस वक्त इसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो इन सब चीज़ों को सोच पाता। इस वक्त इसके दिमाग पर इसकी माँ सवार थी। शर्मिला खाला को फोन करने की कोशिश की तो इसे पता चला कि इनके दिमाग का एक्सीडेंट हो गया है और वो फौरन ही इनके घर से निकली थी। इसने शर्मिला खाला को कुछ नहीं बताया था, वो इन्हें परेशान नहीं कर सकता था। वो पहले ही अपनी बेटी की वजह से परेशान थी। इनकी बस एक ही बेटी थी जो शादी के बाद अपनी जिंदगी में खुश थी। ऐसे में इसके दिमाग का एक्सीडेंट होना यकीनन इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, इसलिए इन्हें मजीद परेशान करने के बजाय वो खुद ही अपने मामला हल करने निकला पड़ा था। इसकी माँ की तबीयत खराब कैसे हुई थी, यकीनन डाकू बालन के घर गया था और वहां के ही इसने निकाह के बारे में तो नहीं बता दिया। हाँ, लेकिन और कोई वजह नहीं हो सकती, ऐसा ही हुआ होगा। वो यकीन से कह सकता था कि डाकू बाला की वजह से ही इसकी माँ की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वो गुस्से से अपनी गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा रहा था, जितना जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो इनकी लोकेशन पर पहुंचा तो बाला से वहीं खड़ा नजर आया था। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ते हुए इसे गरबान से घसीटता अगले ही लम्हे एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर मार चुका था। बाला पूरी तरह से बेनकाब हो गया था। तुम घटिया इंसान, तुमने क्या किया? तुम जानते भी हो, तुमने मेरी माँ को निकाह के बारे में बता दिया। मैंने तुम्हें कहा भी था कि वो बीमार है, वो कोई सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें समझ में नहीं आई मेरी बात? अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। बस बाला, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम एक घटिया तरीन इंसान हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता रिश्तों से। शायद तुम्हारे अपने पास रिश्ते नहीं है, इसलिए तुम चाहते हो कि दुनिया का हर शख्स माँ के रिश्ते से महरूम हो जाए। तुम घटिया इंसान, तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो इसका हिसाब तुम्हें देना होगा, याद रखना, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। वो गुस्से से पागल होता इसे गरबान से पकड़ते झंझोड़े जा रहा था, जब अगले ही लम्हे बाला ने गुस्से से इसका गरबान पकड़ इसे जोरदार झटका दिया था। इसने इसे मारा नहीं था क्योंकि शायद वो इसकी हालत इसने इसे मारा नहीं था क्योंकि वो शायद इसकी हालत को समझ रहा था। चुप, एकदम चुप, दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा या फिर पागल हो गए हो? तुम्हारी माँ वहाँ बेहद बुरी हालत में पड़ी हुई है, सिर्फ इसकी मदद करने के लिए गया था मैं तुम्हारे घर। हाँ, मेरे पास माँ नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरों की माएँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और अगर तुम्हारे पास माँ है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम किसी बिन माँ वाले को कुछ भी कहोगे। अगर तुम खुशकिस्मत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को इसकी कमी का एहसास दिलाओगे। मर रही थी तुम्हारी माँ, बचाने गया था, अभी तक मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि ये काम तुमने करना है। अपने जज्बात और हाथ काबू में रखो इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं अगर अपनी अब आया ना तो ये तुम्हारे हाथ बचेंगे और नहीं जहर उगलने वाली ये जबान। इस वक्त तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, बेहतर होगा कि इसका ख्याल रखो। बाकी मुझसे तो तुम्हारा जिंदगी बरकत अलग बन गया है, लड़ते रहना। वैसे पीछे हटाता सामने से आधे डॉक्टर की तरफ मुतवज्जो हो गया था, जबकि रियान इसकी पूरी बात सुनकर थोड़ा नरम हो गया था। इसकी माँ जो कुछ भी हुआ था इसकी वजह से नहीं हुआ था। इसकी माँ अब तो कुछ नहीं जानती थी। वो गहरा सांस लेता एक तरफ होकर बैठ गया था। मैं घर पहुंची तो अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो बिस्तर पर बेहाल पड़ी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तभी राघू बाला आ गए, उन्होंने फौरन अम्मी को अस्पताल पहुंचाया। अगर ये नहीं होते तो ना जाने क्या होता। मुझे तो किसी चीज का होश ही नहीं रहा था, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। रियान रुबाब परेशानी से इसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि रियान भी खामोशी से इसे सुन रहा था। अपनी माँ की इतनी बुरी हालत देखकर हाथ पैर तो इसके भी फूल गए थे, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी कहने की या सुनने की हालत में नहीं था, इसलिए खामोशी से वहां बैठा रहा। जबकि इस तरह से
जबकि इसे इस तरह से बैठे देखकर बाला खुद ही सब कुछ संभालने लगा था। रियान के बताने पर बेला फौरन से अस्पताल पहुंची थी, जहां इस वक्त इसकी मां एडमिट थी। वो काफी ज्यादा परेशान थी, जबकि बाला को वहां देखकर इसे हैरानगी हुई थी। वो फौरन ही अपने भाई के पास आई थी, जो खामोशी से एक तरफ होकर बैठा हुआ था। वो अंदाजा लगा चुकी थी कि मामला कोई आम नहीं था, जबकि रुबाब बाला को सारी सूरत-हाल समझाने लगी थी। रियान ये सोच-सोच कर परेशान हो रहा था कि अचानक इसकी मां को हुआ क्या है। जबकि बेला एक डॉक्टर थी, वो समझ सकती थी कि एक मरीज की तबीयत कभी भी खराब हो सकती है। इसके लिए किसी बड़ी वजह का होना जरूरी नहीं। ये एक नॉर्मल सी बात थी। अगर इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई थी तो जरूरी नहीं कि इसके पीछे कोई बड़ी बड़ी वजह हो। वो थोड़ी देर के इनके पास रुकी थी, फिर वो डॉक्टर के पास जा चुकी थी। डॉक्टर बेला, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप ऐसी गैर जिम्मेदारी कैसे दिखा सकती हैं, ये जानते हुए भी कि आपकी माँ एक मरीज है, आप इन्हें इस तरह अकेले घर में कैसे छोड़ सकती हैं। इनकी इतनी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और आप लोगों को पता भी नहीं चला। डॉक्टर से देखते हुए कह रहे थे, यकीन में से कैसी गैर जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा था, लेकिन वैसे कैसे बताती कि वो गैर जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर, हम से गलती हुई है, इट्स अ मिस्टेक, लेकिन आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। वैसे देखते हुए बोली थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं हो। आज भी यकीन करें, अगर वो आदमी वक्त पर नहीं लाता तो इनके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता था। आपके भाई तो बहुत देर से पहुंचे थे, अगर इन्हें वक्त पर अस्पताल ना पहुंचाया जाता तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगी और आइंदा आप इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करेंगी। आपको चाहिए कि आप कम से कम इनके लिए एक फुल टाइम मुलाज़मा का इंतज़ाम करवाएँ। अगर आप बिज़ी होती हैं तो इनके लिए अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज़रा-सी टेंशन इनकी जान पर बना सकती है। आपको इसके इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने वक़्त पर इन्हें अस्पताल पहुँचाया था। बहुत समझदार इंसान है वो, इन्होंने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया है, वरना इनके साथ जो लड़की थी वो तो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। खैर, आप इनका ख़्याल रखें, हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन बिल्कुल किसी तरह की बेएहतियाती मत कीजिएगा। वो पेपर पर कुछ लिखते हुए इसे बता रहा था, जबकि बेला इसका शुक्रिया अदा करते हुए बाहर निकलने लगी, जब अचानक सामने से आता आदमी इसके साथ टकराया था। बहुत तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक ही बाला से टकराई। बाला ने अगले ही लम्हे इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे गिरने से बचाया था। ध्यान से चलो लड़की, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? जाओ, तुम्हारी अम्मी को होश आ गया है। मैं डिस्चार्ज पेपर्स बनवा लेता हूँ। इसे छोड़ते हुए बताने लगा, जबकि बेला ने एक नजर से देखा था, फिर गुस्से से चेहरा फेरती वहां से निकल गई थी। अजीब है डॉक्टर बेला, मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कह रहा था और ये किस तरह से बदतमीजी का मुजाहिरा करते हुए यहाँ से गई हैं। मुझे लगा नहीं था कि इस तरह के बदतमीजी इंसान होंगे। डॉक्टर जो कुर्सी पर बैठा इन दोनों को देख रहा था, बेला के निकलते ही इससे कहने लगा, हाँ जी डॉक्टर, मेरी होने वाली मिसेज का दिमाग थोड़ा सा खराब है। खैर, आप डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाएं। वो कुछ पेपर्स इसके सामने रखते हुए बोला था। यकीनन वो सारी कार्रवाई कर चुका था। अच्छा, तो ये आपकी होने वाली मिसेज हैं? डॉक्टर ने दिलचस्पी से पूछा तो इसने सिर्फ कंधे झुकाए थे। अभी वक्त है दोस्त, अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। वो पेपर साइन करते हुए बोला तो बाला बेसाख्ता क्या लगा चुका था। नहीं दोस्त, अब ऐसा मुमकिन नहीं है, दिल हाथ से निकल चुका है। अब जो भी है, जैसी भी है, यही है, इसके साथ गुजारा करना है। वो इसके सामने से पेपर उठाते हुए बोला, जबकि डॉक्टर ने सिर्फ अफसोस से सर हिलाया था। कहाँ है तू? तुझे मैंने सिर्फ इसे छोड़ने के लिए भेजा था, गायब होने के लिए नहीं। गायब होने के लिए किसने कहा था? आज यहाँ तेरी टांग खिंचाई है, तुझे यहाँ होना चाहिए। सरदार गुस्से से फोन कान से लगाए बोल रहा था, जबकि टांग खिंचाई जैसी रस्म का नाम सुनकर बेला हैरान रह गया। क्या टांग खिंचाई? ये कौन सी नई रस्म निकाली है तूने? बेगैरत इंसान, ऐसी कोई रस्म नहीं होती शादी पर। नहीं होती होगी, लेकिन तेरी शादी पर होगी, क्योंकि तेरी शादी मैं करवा रहा हूँ। तेरी शादी मेरे मुताबिक होगी तो ये रस्म भी मैंने खुद रखवाई है स्पेशल तेरे लिए। फिक्र मत कर, तेरी शादी की हर रस्म को स्पेशल बनाऊंगा। ये क्या ढोलकी करनी, ये सारा सिस्टम पुराना हो चुका है। तेरी शादी पर सारी रस्में नहीं होंगी। जैसे ढोलकी की जगह हम टांग खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन तू तो यहाँ है ही नहीं। गायब हो चुका है। किधर है तू और कब तक आएगा? यार, वो बेला की अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इन्हें अस्पताल लेकर आया हुआ हूँ। अब वो डिस्चार्ज हो जाएंगी तो मैं वापसी के लिए निकलता हूँ। अब की दफा इसने संजीदा अंदाज में बताया तो सरदार भी परेशान हो गया। तबीयत खराब हो गई क्यों? कहीं तूने इन्हें शादी के बारे में तो नहीं बता दिया? बाला, मैंने तुझे कहा भी था कि ये सारी बातें वो खुद अपनी बहन भाई इन्हें बताएंगे। मैंने कुछ भी नहीं बताया सरदार। वो जब मैं और रबाब घर पहुंचे तो उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। मैं फौरन ही इन्हें लेकर अस्पताल आ गया, फिर इस इंस्पेक्टर को भी फोन करके बता दिया। अब काफी बेहतर हैं वो। डॉक्टर कह रहा है थोड़ी देर में डिस्चार्ज भी कर देंगे। मैं निकल रहा हूँ मजीद 10-15 मिनट में। वो इसे तफसील बताने लगा। चल ठीक है, तू आजा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो फोन रखने लगा था, जबकि अपना फोन जेब में डालते हुए इसने ये फाइल रेयान के हवाले करने के बाद यहाँ से निकलने का फैसला किया था। अरे बच्चों, क्यों इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो? मैं ठीक हूँ, पता नहीं कैसे अचानक तबीयत खराब हो गई। मैं तो शर्मिला की परेशानी का सोच रही थी। वो बता रही थी कि इसके दिमाग का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, बाजू टूट गया है बेचारे का। अल्लाह, कितने बुरे दिन आ गए हैं, उठते बैठते एक्सीडेंट होते हैं। मैं तो इसी को ही सोच रही थी, न जाने कैसे तबीयत खराब होगी। मैं तो सोच रही थी कि थोड़ी ही देर में रिहान आता होगा, इसी का इंतजार कर रही थी। न जाने कब तबीयत खराब हुई और तुम लोगों ने बाप को वापस बुला लिया। अरे बच्ची, पहली बार तो गई थी अपने मैके में और तुम लोग इसे परेशान करके वापस ले आए हो। हद नहीं कर दी तुम लोगों ने। कम से कम इसे तो कुछ दिन सुकून से अपने घर रहने देते। और बाप को परेशान देखते हुए कहने लगी, जबकि रियान और बेला दोनों ही इसके पास कुछ मायूस से बैठे हुए थे। नहीं अम्मी, मुझे किसी ने आने के लिए नहीं कहा, मैं खुद ही आ गई। मेरा अपना ही दिल नहीं लग रहा था घर में, और अच्छा ही हुआ ना कि मैं आ गई। जाने
रेयान ने कब तक आना था घर वापस। मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि अगर बाला भैया ना होते तो न जाने मैंने किस तरह से ये सब कुछ हैंडल करना था। मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो परेशानी से इन्हें बताने लगी, जबकि बाला का नाम सुनकर वो हैरान हुई थी। आज से पहले कभी इस तरह का ज़िक्र इनके सामने नहीं किया गया था। बाला कौन? बाला बच्चा? क्या मुझे अस्पताल पहुँचाने वाला किसी ने तुम्हारी मदद की है? इसे देखते हुए पूछने लगी। मदद ही नहीं अम्मी, वही आपको यहाँ अस्पताल लेकर आए हैं। उन्होंने ही सब कुछ हैंडल किया है। डॉक्टर से बात की, जब तक रेहान नहीं आ जाते हर चीज़ को सँभाला, बल्कि रेहान के ना आने के बाद भी सब कुछ उन्होंने ही हैंडल किया था। आज वो जिस तरह से हमारी मदद कर रहे थे, कोई और होता तो यकीनन ना करता। वो सच में बाला की शुक्रगुज़ार लग रही थी, जबकि शुक्रगुज़ार तो रेहान भी था इसका। माशाल्लाह कितना अच्छा बच्चा है, बिना किसी मतलब के हमारी मदद की। यहीं पर है या चला गया? अगर है तो बुलाओ इसे, मैं भी इसका शुक्रिया अदा कर लेती हूँ। वो अपनी बोल ही रही थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रेहान, ये डिस्चार्ज पेपर्स हैं, तुम लोग इन्हें घर लेकर जा सकते हो। मैं भी निकलता हूँ, कबीले के लिए काफ़ी लेट हो रहा है मुझे। वो दरवाजे से कहकर वापस वहीं से पलटने लगा था। रुको बेटा, अंदर आओ। तुम्हें बाहर से ही जा रहे हो, एक दफ़ा मुझसे मिल तो लो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा तो कर ही सकूँ कर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूँ। तुमने आखिर मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें और कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास दुआओं का खजाना है। वैसे दरवाजे पर खड़े देखकर बोली तो बाला हल्का सा मुस्कुराते हुए अंदर आ गया था। माँ से दुआओं के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं होता। माँ जी आप ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आपका शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, मैं निकलता हूँ, सफ़र दूर का है। वो अपने चेहरे से निकाब हटाते हुए अंदर दाखिल होता है इनके पास आया था, जबकि अपने सामने इस खूबसूरत नौजवान को देखकर अम्मी ने इसे ढेर सारी दुआएं दी थी। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, आज के ज़माने में कोई किसी के लिए क्या ही कर सकता है। अल्लाह पाक तुम्हें इस नेकी का अजर ज़रूर देगा। कभी आना हमारे घर। वो इसे देखते हुए कहने लगी, जबकि रेहान और बेला दोनों ही अपनी जगह ज़ोर से हो रहे थे। वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि अम्मी के साथ बाला बात भी करे, लेकिन यहाँ तो अम्मी से घर पर भी इनवाइट कर रही थी। जबकि बेला का तो डर खाई जा रहा था कि कहीं वो इन निकाह के बारे में ना बता दे। अभी आप मुझे घर पर इनवाइट करिए, ये ना हो कि मेरे बारे में जानकर आप मुझे बददुआएं देने पर आ जाएं। वो अचानक मुस्कुराते हुए बोला तो बेला की तो सांसें ही अटकने लगी। मैं अपने मसीहा को बददुआएं क्यों दूंगी? वो मुस्कुराकर बोली तो बाला भी मुस्कुरा दिया। मैं डकैत हूँ। वो अचानक बोला तो अम्मी के मुस्कुराते लब एकदम के लिए सिक रहे थे। इसके बरअक्स बाला की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। आप यकीनन आप मुझे बददुआएं ही देंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो देख रही हूँ डकैत इतने खूबसूरत होते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक पुलिस वाले के सामने खड़े होकर ये बात कुछ जचती नहीं। इनकी मुस्कुराहट फिर से लौट आई थी। बेटा निकम्मा है आपका, सबूत ढूंढ नहीं पा रहा हमारे खिलाफ। आपकी दफा जैसे रेहान के मजे लेकर बोला था, लेकिन ये तो 24 घंटे काम करता है, हर वक्त मसरूफ रहता है। कहता है कि मैं काम करता हूँ, छुट्टी भी नहीं मिलती इसे। अगर ये तुम जैसे खूबसूरत डकैतों को नहीं पकड़ता तो करता क्या है? तुम्हें पता है अपने काम के चक्कर में ये अपनी हनीमून पर भी नहीं गया, वलीमा तक नहीं हुआ इसका, क्योंकि इसके जो बड़े अफसर हैं इसे छुट्टी देने को राजी नहीं। अगर वो तुम लोगों को पकड़ते नहीं है तो करते क्या है? इसके साथ इसे वहां रखकर अपने साथी से वहां रखकर अम्मी हैरत से पूछने लगी, जबकि बाला को हंसी भी आ रही थी और इस 2 नंबर इंस्पेक्टर पर तरस भी। इस बेचारे की तो अपनी माँ इसके खिलाफ थी और वो इसके दुश्मन बने हुए थे। नहीं, वो दुश्मनी के काबिल तो नहीं था। मासूम बेचारा अपनी जिंदगी में उलझा हुआ था, पता नहीं क्या करता है। खैर मुझे निकलना है, बहुत वक्त हो गया है। मिलने आऊंगा आपसे, काफी दिलचस्प है आपकी बातें। वो उठते हुए इनके हाथों को चूम गया था, जबकि वो मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरती इसे जाने की इजाजत दे चुकी थी। इसके उठते ही रेहान भी इसके पीछे ही कमरे से निकल गया था। वो मुझे बात करनी थी तुमसे। वो इसके पीछे आते हुए बोला तो बाला ने इसे देखा था। हाँ, लेकिन अपने कदम रोके नहीं थे। रेहान इसके साथ ही चलता बाहर आया था। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे अलावा किसी और की माँ होती तो भी इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता। इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारी माँ थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो माँ थी, और माँ हर किसी के पास नहीं होती। यकीन करो, जिसने अपनी माँ को खोया है वो किसी और की माँ को इसके बच्चे से दूर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने बहुत सालों पहले अपनी माँ को खो दिया था, आज तक इसकी आगोश ढूंढता हूँ। खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हारे पास है, ख्याल रखो इनका। इन्हें इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। मैं निकलता हूँ, कबीले में मेरी शादी के फंक्शन शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी तरफ से भी कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा। अपनी अम्मी को बता दो बाला के निकाह के बारे में, बेला के निकाह के बारे में, वरना मुश्किल तुम्हारे लिए ही होगी। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मैं इनकी परेशानी की वजह बनूं। वो काफ़ी अच्छी खातून है, मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मैं इन्हें अपनी वजह से कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरी बात को समझोगे। वो इसका कंधा थपथपाता वहां से निकल चुका था, जबकि रियान इनके डिस्चार्ज पेपर लेकर वापस अंदर आ गया था। अंदर 3-4 डाकू बुरी तरह से रो रहे थे, तड़प रहे थे, जबकि डाकू रागा इन्हें नजरअंदाज किए कबीले में रोशनी को देख रहा था। आज डाकू बाला और सरदार ने इसके आदमियों को मारा था, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सरदार का कबीला इनकी जगह से ज्यादा दूर नहीं था। वो सब लोग इसी इलाके के पहाड़ पर छुपे हुए थे। ऐसे में कबीला नजर आना इनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन इसकी रोशनियां देखो वह हैरान थे कि कबीला इतना कैसे चहक रहा है, इतना कैसे जगमगा रहा है। यहाँ वहाँ हो क्या रहा है? रशीदे, क्या चल रहा है इस कबीले में? इतनी खुशियों का माहौल क्यों है? तूने मुझे खबर नहीं की कि कबीले में कोई जश्न हो रहा है? वो पहाड़ के ऊपर से सामने का मंजर देख रहा था। अरे हाँ सरदार, वो डाकू बाला की शादी हो रही है, इसकी तैयारियां हैं, इसी की चहल पहल है। सरदार का हुक्म है कि कबीले के सबसे लाडले डाकू की शादी है, तो शादी ऐसी होनी चाहिए जो सालों तक लोगों को याद रहे। बस इसलिए यह सब कुछ तैयारी की जा रही है। रशीदे ने इसके पीछे खड़े होते हुए
रशीदे ने इसके पीछे आते हुए इसे सब कुछ बताया था। क्या मतलब शादी हो रही है, किसके साथ शादी कर रहा है वो, इसे किसने लड़की दे दी। वो वहीं बैठते हुए लबों में सिगरेट दबा चुका था, जबकि रशीदे ने आगे बढ़ते हुए इसका सिगरेट जलाया था, क्योंकि दूसरा हाथ तो इसका किसी काम का था नहीं, बल्कि था ही नहीं। सुनने में यह है कि शहर की लड़की है, डॉक्टर है और पुलिस वाले की बहन भी है। रशीदे ने मजीद मालूमात दी तो अब की तो रागा डाकू ने पलटकर इसकी तरफ देखा था। क्या मतलब वर्दी वालों से जख्म खाकर ये लोग वर्दी वालों की बेटियों से शादी कर रहे हैं, बचा क्या है। वो हैरान हुआ था। अरे सरदार, मैंने तो सुना है कोई बदले का चक्कर है। इंस्पेक्टर रियान अकरम के साथ दुश्मनी निकाल रहे हैं ये लोग। रियान अकरम की वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ था। सरदारों कबीले पर हमला करवाया था इसी ने, इसी के बदले के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये रोन के बदले वाली तो नहीं लग रही। इसने सामने की तरफ देखा था। हाँ सरदार, ये बात तो मानने वाली है कि ये रोन के बदले वाले नहीं लग रही, लेकिन तुम सोचो ना कि अगर कोई पुलिस वाले की बहन से शादी करेगा तो क्यों करेगा, और क्या वजह हो सकती है। वजह ही तो कोई और लग रही है। रशीद, पता करके क्या चक्कर है। सरदार इतना खुश है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपने भतीजे की खुशियों में शामिल हूँ। मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं इसकी खुशियों को चार चांद लगा दूं। मालूमात निकालने की पुलिस वाले की, और इस मामले की भी जांच कर। वो सिगरेट का गहरा कश लेते हुए बोला, निगाहें अब भी कबीले की तरफ जमी हुई थी। शायद नहीं, यकीन नहीं, ये खुशियां वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कबीला हर तरफ से जगमगा रहा था, जबकि वो सारे लोग कबीले में ही चारपाइयां बिछाए बैठे हुए थे। हर तरफ से शोर शराबा हो रहा था। कुछ औरतें बैठकर ढोलकी रखकर ढोल बजा रही थी, दुआम भी इनके साथ ही बैठी इंजॉय कर रही थी। इसे तो पता ही नहीं था कि कबीले की शादियां इतने मजे की होती हैं। इसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। पहले यहाँ कोई ढोलकी नहीं हो रही थी, बल्कि दूल्हे की टांग खिंचाई की कोई रस्म अदा हो रही थी। यार सरदार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। दूल्हा यहाँ है नहीं, टांग खिंचाई किसकी करेंगे। जुमरू काफी मायूस था। दस्ते में आ रहा होगा, तुम लोग अपनी महफिल सजाओ। वो अभी बोल ही रहा था जब दूर से इसकी गाड़ी की आवाज सुनाई दी, यानी वो आ चुका था। अचानक ही सारे डाकू उठकर खड़े हो गए। ढोल बजने लगे थे। अचानक ही अच्छा खासा शोर मचा था। दुआम तो परेशान ही हो गई थी, जबकि कुछ लोग तो वहां नाचने गाने लगे थे। दुआम तेजी से अपनी जगह से उठी सरदार के पास आ गई थी। इसका बाजू पकड़कर वो हर चीज को देखती काफी इंजॉय कर रही थी। हाँ, लेकिन इन लोगों के बीच खड़े होकर से डर भी लग रहा था। बाला भैया की शादी तो बहुत मजे की होने वाली है। वो खुशी से चहकते हुए बोली, हाँ वो तो होने वाली है, लेकिन तुम इस तरह से मेरे करीब होकर मेरी धड़कनें बढ़ा रही हो, नीयत खराब हो रही है। अब अगर मैंने यहाँ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो शायद शादी कराने के लिए भी तैयार ना हो। इसीलिए बेहतर है कि अपना सर मेरे बाजू पर से हटा लो, वरना फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। वह कार में शरारत से बोला था। उफ, आप बहुत बुरे हैं, मैं नहीं बोलती आपसे, मैं जा रही हूँ भैया के पास। वो तेजी से उठती इन औरतों के साथ बाहर चली गई थी, जबकि वो आदमी सारे नाचते गाते बाला को अपने घेरे में ले चुके थे। अरे नहीं, अरे यार, दूसरे प्लेनेट से नहीं आया हूँ, यहीं से गया था। वो अच्छा खासा थका हुआ था। ऐसे में इन लोगों का ढोल धमाके से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इन लोगों ने इसकी सुनी ही नहीं थी। वो तो अपनी ही मस्तियां कर रहे थे, जबरदस्ती से भी अपने साथ नचा रहे थे। कहने को रात के 2:30 बज रहे थे, लेकिन यहाँ का माहौल ही अलग था। हर वक्त दहशत वहशत लुटाता यह माहौल आज खुशियों और रोशनियां बिखेरे हुए था। हर कोई खुश था और अपनी खुशी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था। सरदार, मैंने कुछ मालूमात निकाली है जिससे पता चला कि ये शादी जबरदस्ती हो रही है। और मजे की बात बताऊं तुम्हें, आज बाला डाकू अस्पताल में रहा है, क्योंकि इसकी होने वाली बीबी की माँ अस्पताल में थी और वही से अस्पताल लेकर गया था। बीमार औरत है, कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हालात बड़े खराब जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने प्रमोशन लेने से इनकार कर दिया। कबीले पर हमला होने की वजह से प्रमोशन दिया गया था। 50 लाख की रकम दे रहे थे, लेकिन पुलिस वाले ने टांग मारकर यह कह दिया कि इसने कुछ भी नहीं किया, तो वो इनाम क्यों ले। और शादी भी जबरदस्ती ही हो रही है, कोई मन मर्जी नहीं है। लड़की डॉक्टर है तो भी तुम ही बताओ, एक डॉक्टर क्यों डाकू से शादी करेगी। रशीदी से देखते हुए बोला था, जबकि इसकी बातें सुनते हुए रागा डाकू की लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। जबरदस्ती शादी हो रही है, फिर जबरदस्ती की शादी तो नहीं होनी चाहिए ना। ये तो बड़ा गलत हो रहा है इस लड़की के साथ, और रागा डाकू कभी किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। लगाओ जरा शगुन का सामान, हम खुद चलते हैं बाला की ससुराल में। वो अचानक उठते हुए बोला तो रशीदे ने हैरत से इसे देखा था, लेकिन इसकी अजीबोगरीब मुस्कुराहट के आगे वो कुछ बोलने के बजाय फौरन इसका हुक्म बजा लाने लगा। सुबह के तकरीबन 7 बजे थे। रियान ने अपनी जॉब के लिए निकलना था, जबकि अम्मी फजर की नमाज पढ़ने के बाद अब तस्वीर कर रही थी। रुबाब और बेला आजकल मिलकर नाश्ता बना रही थी, क्योंकि शर्मिला हाला नहीं आई थी। शुक्र था कि रियान ने इसे कुछ भी नहीं पूछा था कि वो शहर कैसे आई। वो रात को भी अम्मी के कमरे में ही सोए हुए थे। कल रात से इन्हें सिर्फ अम्मी की ही परवाह थी, और सुबह उठते ही वो अपने कामों पर लग गए थे। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, अपने बूट के रस में बांधते हुए रियान ने बाहर की तरफ देखा था। इसका ज्यादा नाश्ता करके फौरन ही निकलने का था। इसने सोच लिया था कि अपने मामले में अब अपनी पुलिस फोर्स को शामिल करेगा। ये छोटा सा मामला नहीं था, और अपनी तरफ से इसे हल करना भी इसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए इसने बीच का रास्ता निकाला था, और इसे यकीन था कि कानून इस मामले में इसका जरूर देगा। वो दरवाजे की तरफ आते हुए दरवाजा खोलने लगा, जब अचानक ही कुछ आदमी से पीछे हटाते हुए इतने बड़े बड़े थाल लाने लगे थे। वो हैरत से इन्हें देखने लगा, जब एक आदमी अपने कंधों पर चादर डाले अंदर दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप। सुना है हमारे आपके साथ रिश्तेदारी जुड़ रही है, तो सोचा शगुन का सामान आपको दे आए। मेरा मतलब है मैं सरदार दिलदार का आया हूँ, बाला का भी ताया ही समझो मुझे। अपनी ही तरफ से शगुन देने आया हूँ। अब वर्दी वालों की यारी डाकू से हो रही है तो बनाकर तो रखनी ही होगी ना। वैसे ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी इंस्पेक्टर हो, तुम अपनी फौलू जैसी बहन को एक डाकू के हवाले कर रहे हो। खैर, माता जी से मुलाकात करता हूँ, वही जवाब देंगी मेरे सवाल का। वो कहते हुए आगे बढ़ा तो रियान ने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो रुका नहीं। तेजी से सामने वाले कमरे में दाखिल होता वो सामने बैठी हैरान और परेशान औरत को सलाम करने लगा। ये यकीनन इसकी यहाँ ने
जो यकीनन इस तरह इसके आने पर हैरान हो रही थी। सामने बहुत सारे थाल पड़े हुए थे, कुछ में मौसमों के हिसाब से फल थे और कुछ में मिठाई, यहाँ तक के कपड़े और जेवरात भी थे। वो हैरत से इन्हें देख रही थी कि आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या था। अरे बहन जी परेशान मत होइए, सब कुछ मैं अपनी तरफ से तोहफे में लेकर आया हूँ। अब हमारे कबीले का डाकू आपके घर का जमाई बन रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़े तोहफे तो हम भी दे आते हैं, साथ में अपनी बहू का दीदार भी करके आए जाएंगे। वो इन्हें देखते हुए बोल रहा था जबकि इसने निगाहें दरवाजे से अंदर दाखिल होती बेला की तरफ उठी थी, जो हैरत से अपनी माँ को देख रही थी। अरे देखिए हमारी बहू आ गई, सही कह रहे हैं ना हम, यही है ना हमारी बहू। वो उठकर खड़ा होता अपने एक वाहिद हाथ से इसके सर पर हाथ फेरने लगा, जबकि इसका हाथ जबकि इसका अंदाज इतना गजलीन था कि बेला ने अगले ही लम्हे से गलीस था कि बेला ने अगले ही लम्हे झटके से इसका बाजू पीछे हटाया था, जबकि निगाहें इसकी अपनी मां पर गई थी, जो हैरत से इसकी सारी सूरत को समझने की कोशिश कर रही थी। उठो यहाँ से, दफा हो जाओ, खबरदार जो कोई भी बकवास की तुम लोगों ने। रियान गुस्से से आगे बढ़ते हुए इस आदमी से बोला था, अरे अरे लड़के, ये किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हारी बहन का होने वाला ससुराल है हम, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो तुमने तो हमारे पैर धो धो कर पीने चाहिए। वैसे क्या कमी है तुम्हारी बहन में? इस तरह तुमने एक डाकू के सारे से बांध दिया। वैसे मर्जी का सौदा लगता नहीं है ये, किसी ने कहीं इसने जबरदस्ती तो नहीं की। बाला जरा मनमौजी किस्म का है, अपनी मर्जी करता है। पसंद आ गई होगी तुम्हारी बहन इसे, और अब अगर पसंद आ गई है तो फिर ये लड़की इसकी हुई ना। सुना है निकाह वगैरह भी हो चुका है, अब क्यों इतने नखरे दिखा रहे हो? अब तो लड़की हमारी ही है, जब चाहे हम ले जाएं। वो गलीस अंदाज में बोल रहा था, जबकि अम्मी सिर्फ इसे सुन रही थी। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से, ना तो मेरी बहन आज इस कबीले में रुखसत होगी और ना ही आने वाले कल में। कह देना अपने बाला डाकू को, इसे तो मैं बहुत जल्द जेल की चारदीवारियों के पीछे फेंकूंगा, और इसके साथ साथ तुम सब भी होगे। वो गुस्से से रागा डाकू का गिरबान पकड़ता इसे पीछे की तरफ धकेलता कमरे से बाहर कर चुका था। इसकी हरकत पर अगले ही पीछे जितने भी डाकू थे सारे अलर्ट हुए थे, लेकिन रागा डाकू ने अपना अखलौता हाथ उठाकर इन सबको खामोश कर दिया था। अरे अरे कुछ मत कहना बच्चा, गुस्से में है, लगता है बाला ने कुछ ठीक से खिदमत कर रखी है इनकी। कोई बात नहीं, इससे तो मेरा भतीजा निपट लेगा, हमारा काम तो शगुन देना है, हम शगुन देकर जा रहे हैं। वो हबासत से बोला, जबकि बेला ने तेजी से इनके लाए हुए ठाल उठाकर बड़े गेट से बाहर फेंक दिए थे। दफा हो जाओ तुम भी और तुम्हारा ये शगुन भी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो इसी बात का रास्ता दिखाते हुए बोलती, जिस तरीके से इसे हाथ लगाया था वो समझ चुकी थी वो किस तरह का इंसान है, और अगर ताया ही इस तरह का था तो कबीले के बाकी लोग कैसे होंगे, समझना इसके लिए मुश्किल तो नहीं था। इतनी तोहीन इतनी बेइज्जती की बात भी रका डाकू के माथे पर कोई बल नहीं आया था, बल्कि वह सुकून से हाँ में सर हिलाता बाहर की तरफ निकला था, जैसे इन्हें गुस्सा दिलाना ही इसका मकसद था। अम्मी आप एक दफा मेरी बात तो सुन ले। वो लोग जा चुके थे, जबकि अम्मी ये बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। जब वो इनके पास आकर बैठा, इनका इस तरह से खामोश हो जाना इससे बहुत अजीब लग रहा था। अम्मी की तबीयत भी कुछ ऐसी ही थी, डर था कि कहीं ये सारी सूरत बातें इनकी तबीयत पर बुरा असर न डाले। अम्मी मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमें ये सब कुछ करना पड़ा। वो इनके हाथों को थामते हुए बोला, हालात इतने बुरे थे कि तुम मेरी बेटी का निकाह किसी डाकू से कर दिया, और तुम अब यहाँ बैठे मुझे सफाइयाँ दे रहे हो। वो बेयकीनी से इसे देखते हुए बोली, लहजे में बेयकीनी थी, यकीनन वो अपने बेटे से इस तरह की उम्मीद तो नहीं रखती थी। अम्मी भाई का कोई कसूर नहीं है, आप एक दफ़ा हमारी बात को समझने की कोशिश तो करें, ये सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं हुआ। आपको क्या लगता है भाई मुझे किसी डाकू के हवाले कर देंगे, या मैं किसी डाकू के साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश करूंगी? अम्मी मैं इस दिन जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन अगर मैं ये निकाह के लिए हरासी नहीं होती तो वो लोग भाई को जान से मार डालते। वो बहुत बुरे लोग हैं, इनके लिए किसी की जान लेना मामूली सी बात है। आम इंसान इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, किसी की जान लेने में वो लम्हा भी नहीं लगाते। इनके सीने में दिल नहीं है, इंसान के रूप में हैवान है ये लोग। बेला इनके पैरों के करीब बैठती इन्हें सब कुछ बता रही थी, जबकि वो हैरत से सुन रही थी कौन है वो लड़का और निकाह तक कैसे गई। देखो बेला, अगर इसने गलत रास्ता अपनाने के बजाय निकाह किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। अम्मी किसी और सेंस में सोचने लगी थी, और रियान को इस बात का डर था। अम्मी वो अच्छा इंसान नहीं, वो एक डाकू है, एक लुटेरा है। हमारे लिए ये बात अहमियत रखती है, और हमारे लिए यही बात अहमियत रखती है, और कोई बात हमारे लिए अहम नहीं है। मैं बेला की तलाक करवाना चाहता हूँ, इस इंसान के साथ मेरी बहन का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन वो है कौन रियान? वो परेशानी से बोलती। जब रबाब ने आगे बढ़ते हुए इनके करीब ही जगह बनाई थी, अम्मी वो जो लड़का कल आपको अस्पताल लेकर गया था ना, फिर अस्पताल में रिहान के आने तक इसने हर चीज को हैंडल किया था, वही है वो लड़का जिसके साथ बेला का निकाह हुआ है। रुबाब ने अचानक ही बता दिया, जबकि रियान ने इसे घूरा था जैसे ये बात इन्हें नहीं बतानी थी। अम्मी वो सिर्फ दिखता अच्छा है, वो एक डकैत है और दुनिया के सामने आम इंसान बनकर घूमता है, लेकिन इसकी हकीकत बहुत ही डरावनी है। मैं जानता हूँ कल वो लड़का आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और देखने में बात करने में ये सारे लोग ही ऐसे हैं, लेकिन इनकी हकीकत ऐसी है जो कबूल नहीं की जा सकती। आप जो सोच रही हैं वैसा नहीं हो सकता, और ना ही वो इंसान मेरी बहन का फ्यूचर है, मेरी बहन का फ्यूचर है। वो इनकी सोचों को वहीं रोक देना चाहता था, जबकि अम्मी बिल्कुल खामोश थी। गुड मॉर्निंग मेरी जान, इस कबीले का सरदार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को इस सुबह की खूबसूरती को गुड मॉर्निंग मेरी जान, इस कबीले का सरदार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को इस सुबह की खूबसूरती की नवीद सुनाता है। वो इसके माथे को चूमते हुए बोला था। दुआम ने आंखें खोलते हुए इसे देखा, जो पूरी तरह से इस पर झुका हुआ था, इसके नरम और मुलायम गालों को अपने लबों से छू रहा था। गुड मॉर्निंग डाकू जी, लेकिन बकुल आपके इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की इस वक्त आपसे बहुत कुछ जानना चाहती है। वो इसकी गर्दन में हाथ बाजू डालते हुए बिल्कुल इसी के अंदाज में बोली थी, तो सरदार ने अगले ही लम्हे चेहरे पर
अगले ही लम्हे चेहरा झुकाते इसके चेहरे के तमाम नकुश को अपने लबों से महसूस करने लगा था। उफ डाकू जी, रोमांस नहीं करना। आपने कहा था कि रात में जल्दी सो जाऊंगी तो सुबह उठते ही आप मुझे फिर से बताएंगे फिर क्या हुआ था। वो प्यार से इसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली तो सदा ने आंखें घुमाई थी। पहले मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करूंगा, इसके बाद नाश्ता करना है, इसके बाद थोड़ा सा काम करना है, इसके बाद बताऊंगा। चलो चलो, अब ना हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो क्या है ना कि बाला की शादी की तैयारियां शुरू है ना, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में एनर्जी डाउन हो रही है, तो मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए जो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी प्यारी सी सजन साई से मिल सकती है। वो इसके लबों पर झुकते हुए नरमी से इसकी लबों की नरमी को महसूस करता है, इसकी सांसें रोकने लगा था। नहीं डाकू जी, ये तो बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं मेरे साथ। आपने मुझे कहा था कि अगर मैं जल्दी सो जाऊंगी तो सुबह उठते ही आप मुझे बताएंगे। अब आप यूं बहानेबाजी कर रहे हैं। जाइए, मैं नहीं बोलती आपसे। वो नाराजगी दिखाने लग गई थी, जबकि सदाने से खुद से दूर नहीं होने दिया था, इसलिए चेहरा दूसरी तरफ फेर गई तो वो इसकी गर्दन पर झुकता वहां अपने लबों की शिद्दत दिखाने लगा था। उफ, बहुत तंग करने लगी हो सजन साई। कहा तो है सही, बता दूंगा तुम्हें सब कुछ। अब इतने सालों की दास्तान है लम्हे में थोड़ी तरह खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हें जानना भी सब कुछ है, तो थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा। और वैसे भी इंतजार का फल मीठा होता है, मीठा फल हासिल करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है। वो नरमी से इसका चेहरा अपनी तरफ करता अब इसके लबों को कैद कर चुका था। प्लीज बताए ना, वरना मैं रूठ जाऊंगी। लब आजाद होते ही वो एक दफा फिर से अपनी जिद पर उतर आई थी। उसकी यही अदाएं तो सदाए को घायल करती थी। इसने घूरा था जिसका दबाव ने कोई असर नहीं लिया था। वो जानबूझकर ऐसी हरकत करती थी जिससे सदार इसके सामने बेबस हो जाए, और इसकी अदाओं के सामने वो हो जाता था। जिस तरह वो अपनी नरम और नाजुक उंगलियों का लम्स इसकी गर्दन पर फेंक रही थी, इसकी आंखों में उतरता हमारे से बुरी तरह से पागल कर रहा था। वो आहिस्ता से झुकता हुआ अपनी गर्दन पर जहां इसकी उंगलियों का लम्स महसूस कर रहा था, बिल्कुल इसी जगह इसके चूमा। अगले ही लम्हे सदा सीधा हुआ और फिर एक झटके से इसका बाजू पकड़ इसे अपने ऊपर का लिया। तुम बहुत चालाक होती जा रही हो सजन साई, तुम्हारी इतनी चालाकियां मुझे हजम नहीं हो रही। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मैं बहुत जल्द पूरी तरह पागल हो जाऊंगा, और मुझे पागल करने का इल्जाम तुम पर आएगा। याद रखना। इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार मजबूत करते हुए, न चाहते हुए भी माजी की इन भयानक यादों की तरफ खुद को धकेलने की कोशिश करने लगा, जहां से वो बहुत मुश्किल से निकला था। इसे रात को नींद नहीं आती थी, बहुत कम ऐसा होता था जब वो परसुकून होकर सोया हो। बल्कि सच तो ये था कि इस भयानक रात के बाद वो एक दिन भी परसुकून होकर सोया ही नहीं था। इसकी परसुकून नींदें तो इस दिन से शुरू हुई थी जब से दुआम इसकी जिंदगी में आई थी, लेकिन अब इसकी जिद के सामने वो हारने लगा था। इसे सब कुछ जाना था। वो सब कुछ याद करते हुए वो तकलीफ से गुजरता था। वो इसे अपनी अच्छी यादों के बारे में बता रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो इसकी दर्दनाकबाजी के बारे में भी जानना चाहती है। वो जानना चाहती थी कि इसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ था, आखिर इसने कौन कौन सी अजियत सही थी। वो इसे सब कुछ बता सकता था, लेकिन वो इस मासूम से दिल वाली लड़की ना वो इसे सब कुछ बता सकता था, लेकिन वो मासूम से दिल वाली लड़की ना जाने किस तरह से इस तकलीफ को सहेगी जो इसने सही थी। आज तक वो भयानक माजी इसकी आंखों से ओझल नहीं हुआ था। वो अब भी आंखें बंद करता तो वो इस मासूम से चेहरे को इसे वो मासूम चेहरे याद आते थे जिन्हें बर्बाद किया गया था। वो दुआम का माथा चूमते हुए एक दफा फिर से इसे अपने दर्दनाक माजी में झांकने लगा था। माजी दिलावर, आपको पता है रागा यहाँ इस कबीले में है। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे मसलसल देख रहा है। मैं ना चाहते हुए भी दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, लेकिन आपको पता है मैंने वहां किसे देखा? मैंने रागा डाकू को देखा। मैं सच कह रही हूँ दिलावर, वही था। वो परेशानी से कमरे में दाखिल होते दिलावर को देख रही थी, जो अभी अभी अपना कोई जरूरी काम निपटा कर आया था। इसने एक नजर जायरा के चेहरे को देखा जहां परेशानी साफ झलक रही थी। वो समझ सकता था जायरा की परेशानी की वजह इस शख्स ने जायरा की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन वो इससे खौफजदा हो रही थी, लेकिन इसने अपनी बीवी को बताना था कि होते हुए दुनिया की कोई ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसने जायरा के कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए इसे अपने करीब किया और इसे अपने सीने के साथ लगाया था, जबकि जायरा बुरी तरह से खौफजदा लग रही थी। और वो शख्स सच में इतना खतरनाक तो था ही कि इसे डरा जा सके। परेशान मत हो मेरी जान, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज से नहीं डरना। वो मेहमान है, चला जाएगा। जख्मी है, इसकी हालत बहुत खराब है, इसे मदद की जरूरत है। लोग इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। पुलिस से भागकर वो यहाँ इन्हीं कबायली इलाकों में छुपा हुआ है, लेकिन इसके जानी दुश्मन और वो लोग जिनके साथ इसने जुल्म किए हैं वो बदला लेने इसके पीछे लग चुके हैं। लेकिन वो बदल चुका है, ऐसा यूसुफ का कहना है। मैं मानता हूँ ये शख्स कभी किसी तरह के एतबार के लायक नहीं है, लेकिन यूसुफ तो एतबार के काबिल है ना। मैंने यूसुफ पर एतबार किया है। यूसुफ का कहना है कि वो इसे मेहमान के तौर पर यहाँ रखेगा। जब वो जख्मी नहीं रहेगा या इसकी जान को खतरा नहीं रहेगा तब इसे यहाँ से बेच दिया जाएगा। इसलिए मैंने कोई इतराज नहीं किया। तुम फिक्र मत करो, वो कबीले से बाहर ही रहेगा। इसके नापाक वजूद को मैं कबीले के अंदर नहीं आने दूंगा। तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा। बस हमने इसे कुछ दिन तक इस कबीले में रखना है, फिर वो चला जाएगा यहाँ से। वो नरमी से समझा रहा था, जबकि जायरा इसकी समझाने के बावजूद भी बुरी तरह से खौफजदा थी। ना जाने क्यों वो इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि रागा डाकू कभी बदल सकता है। सरदार, मेरे बच्चे, मेरे गोलू, मेरा प्यारा बच्चा किधर खेल रहा है? कभी तो अपने ताया के पास आया करो मेरी जान। मैं तुम्हारा सका ताया हूँ, खून का रिश्ता है हम दोनों का। तुम तो हर तरफ खेलते कूदते रहती हो, कभी तो इस कमरे में आया करो। वो यूसुफ तो बता रहा था कि ये कमरा तुम्हारा है और तुम इस कमरे में नहीं आते। ये तो गलत बात है ना। कम से कम अपने ताया से सलाम दुआ तो किया करो ना। वो अपने ही खिलौनों में मगन था जब अचानक ही रागा डाकू वहां आ गया। आप मेरे ताया ही, ये बात तो आपने इस दिन भी बोली थी, लेकिन यूसुफ चाचू ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बेहतर होगा कि मैं आपसे दूर ही रहूं। आप अच्छे इंसान नहीं है और वैसे भी बड़े लोग इंसानों से हम बात नहीं करते। पीछे हटे, हम खेल रहे हैं।
वो कंचे सामने की तरफ फेंकते हुए फिर से अपने खेल में मसरूफ होने लगा था, जबकि बाला को भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। झूठ बोलता है यूसुफ, मैं थोड़ा सख्त आया हूँ, यकीन ना आए तो जाकर अपने बाप से पूछ लो, उनका रिश्ता है, तुम्हें पता है या क्या होता है, एक ही बाप की 2 औलादें, यानी कि 2 सके भाई। मैं और तुम्हारा बाप दिलावर दोनों सके भाई हैं। ये जो कबीला तुम देख रहे हो ना, ये किसी ज़माने में मेरा होता था, यहाँ का सरदार में था, लेकिन मैंने ये कबीला तुम्हारे बाप को दे दिया था क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। वो इसे देखते हुए बोला तो जहाँ झूठ वाली बात पर बाला को आग लग गई थी, क्योंकि वो इसके बाप को झूठा कह रहा था। वहीं ये कबीला इसका है और इसने दिलदार के बाप को दिया। ये सुनकर तो दिलदार बुरी तरह से कंफ्यूज हुआ था, ये कबीला तो इसके बाप का ही था। जब इसने होश संभाला तब से तो इस कबीले का सरदार इसका बाप ही था, तो ऐसे कैसे हो सकता है ये कबीला किसी और का हो? क्या मतलब ये कबीला आपका था तो आपने बाबा को क्यों दे दिया? वो उलझते हुए सवाल करने लगा, जबकि इसका ये सवाल इसे अच्छा लगा था क्योंकि इसे हुकूमत बहुत पसंद थी। मैंने इसे अपनी हुकूमत दे दी। वो क्या है ना कि मुझे अपने भाई से और अपने भाई के बच्चों से बहुत मोहब्बत है। मैं बस चाहता हूँ कि वो खुश रहे, इसलिए मैंने अपनी हर चीज़ इसके हवाले कर दी, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ है। छोड़ इन सब बातों को, इनका कोई मतलब नहीं है। तुम मुझसे मिलने आया करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो इसके बातें को चूमते हुए नरमी से बोला तो सरदार हल्का सा मुस्कुरा दिया था। अब इसके अलावा वो और कर ही क्या सकता था, जबकि इसका सारा ध्यान कंचू के खेल पर था, जो कि बाला सारे कंचे जीतता जा रहा था। ठीक है, मैं आपसे मिलने आया करूंगा, लेकिन अभी मैं खेल रहा हूँ। वो अपने खेल की तरफ मुतवज्जो हो गया था, तो रागा डाकू खामोशी से वहां से पलट गया। वो इन्हें भराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से दिमाग रागा डाकू में उलझा हुआ था। इसे लावा ने कहा था कि वो परेशान ना हो, टेंशन ना ले, लेकिन रागा डाकू को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वो इसके बारे में ना सोचे, वो मुसलसल इसी की सोचों में सोचे पाले हुए थी। जब इसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहाँ पूरी वर्दी में एक आदमी खड़ा था, वो कितनी ही देर देखती रही। पहले तो इसे यकीन ही नहीं आया था, फिर अगले ही लम्हे वो तेजी से अपनी जगह से उठती हुई दरवाजे की तरफ भागी थी, जहाँ वर्दी में एक आदमी था, जबकि इसके साथ ही एक औरत एक छोटी सी बच्ची को उठाई खड़ी थी। वो तेजी से भागते हुए रिजवान के सीने से लगी थी, जिसने अगले ही लम्हे से अपने बाजू में समेट लिया था। जबकि अपनी माँ को तेजी से किसी अनजाना की आदमी की तरफ बढ़ते देखकर दिलदार भी अपनी जगह से उठकर इसके पीछे आया था, जबकि वहाँ इसकी माँ इस आदमी के सीने से लगी बुरी तरह से सिसक कर रो रही थी। जबकि इसे रोते देखकर इसकी बच्ची ने भी रोना शुरू कर दिया था, जो कोई 3 साढ़े 3 साल की तो रही होगी। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप मुझसे मिलने आए हैं। वो इसकी सीने से लगी बुरी तरह से रो रही थी, जबकि रिजवान की भी आंखें नम थी। आना तो था ही ना तुमसे मिलने के लिए ज़ायरा। तुम्हारे भाई दिन रात तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। इनकी तो सुबह तुम्हारे नाम से होती है और शाम तक तुम्हारा ही जिक्र करते रहते हैं। हमने तुम्हें देखा नहीं था, लेकिन तुम्हारे नाम से अच्छी तरह से वाकिफ है। इसके साथ खड़ी लड़की ने इसे देखते हुए बोली तो ज़ायरा ने भी हैरत से इसकी तरफ देखा था। वह इसे नहीं पहचानती थी, ना जाने वो लड़की कौन थी और ये बच्ची कौन थी। वो तो खुद अपने भाई से 5 साल के बाद मिल रही थी। जब इसका भाई का ट्रांसफर हुआ था, इसने अपने भाई की शक्ल तक नहीं देखी थी। फोन के जरिए कम ही बात होती थी और खत भी मिलते कितना वक्त लग जाता था। भाई ये कौन? वो परेशानी से अपने भाई का चेहरा देखते हुए बोली, जबकि रिजवान हल्का सा मुस्कुराया था। तुम्हारी भाभी है और ये तुम्हारी भतीजी है दुआम। वो इसे देखते हुए बोली, और ये तुम्हारी भतीजी है दुआम। वो इसे देखते हुए बोला तो ज़ायरा के चेहरे पर रौनक सी आ गई। वो इन दोनों से मिलने लगी, जबकि दिलदार इसके पास ही खड़ा इसे देख रहा था। ये दिलदार है ना, कितना बड़ा हो गया है मेरा बच्चा। रिजवान ने आगे बढ़ते हुए अपने बाजू फैलाए तो वो फौरन ही इनके सीने से लग गया था। अगर वो इसकी माँ के लिए इतना अजीज था तो इसकी माँ इसके सीने से लगकर रो रही थी, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं थी। वो इंसान बहुत खास है इसकी जिंदगी में। अगर वो इससे मिला भी था तो इसे याद नहीं था, लेकिन आज इससे मिलकर अच्छा लग रहा था। कद में सिर्फ थोड़ा सा छोटा रह गया था वो रिजवान से, वरना रिजवान के कंधे से कंधा मिलाकर मिलता। माशाल्लाह मेरा भांजा तो जवान हो गया है, बस कद में थोड़ा सा मार खा रहा है मामू से। रिजवान से देखते हुए इसका कंधा थपथपाने लगा। रहे नहीं नहीं, बाबा कहते हैं मेरा कद बड़ा हो जाएगा, अभी तो मैं छोटा हूँ ना। वो फौरन से बोला तो रिजवान खुलकर हंसा था। हाँ हाँ मेरे बच्चे, अभी तो तुम छोटे हो और बहुत प्यारे हो, और मैं तुम्हारा मामू हूँ, जानते हो ना मुझे। वो गाल खींचते हुए बोला तो दिलदार ने फौरन नफी में सर हिलाया। आप इतने अच्छे से आए ही नहीं तो कैसे जानूं? आप अपनी शक्ल दिखाते रहा करें ताकि इसे भी पता चले कि सिर्फ चाचे ताए नहीं बल्कि इसके मामू भी हैं। वो दुआम को अपने सीने से लगाए प्यार कर रही थी, जबकि दिलदार को भी वो छोटी सी बच्ची बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को कि अगर शक्ल ना दिखाई जाए तो पहचान नहीं होती। पूछो मेरी दुआम से, वो तुम्हें जानती है या नहीं, देखना कैसे तुम्हें तुम्हारा ही तारीफ करवा देगी। रिजवान ने दुआम की तरफ इशारा किया था। दुआम, बेटा ये कौन है, बताओ जरा इसे। रिजवान पूरी तरह से अपनी बेटी की तरफ मुतवज्जो था, जिसने किसी तोते की तरह अपने मुंह से फुप्पो निकाला था। फुप्पो सदके अपनी शहजादी के। दुआम अपनी फुप्पो को जानती है, बस एक दफा फिर से अपने सीने से लगाते प्यार करने लगी। कितना सुकून दिया था ये लफ्ज फुप्पो इसे। वो कितनी ही देर से चूमती रही थी, जबकि दिलदार भी कभी इसका हाथ पकड़ लेता, कभी इसका पैर पकड़ लेता और कभी इसके गाल पकड़ कर खींचने लगता। इसके लंबे लंबे बाल भी इसे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, जबकि वो अच्छी खासी तंग आकर इसके हाथों पर अपने नन्हे मुँह के बरसा रही थी, जिसका वो कोई असर नहीं ले रहा था। जब अचानक ही घोड़ों की टापू की आवाज सुनाई दी। कबीले में अचानक ही राखों राखल हुए थे। रिजवान ने एक नजर घोड़े पर निकाब पोशों की तरफ देखा, फिर अगले ही लम्हे वो अपनी दुआम को ज़ायरा के हाथों से लेने लगा। मैं चलता हूँ बहन, से तुमसे मिलने आया था, तुमसे मुलाकात करनी थी। बहुत खुशी हुई तुम्हें इतने सालों के बाद देखा, फिर से आऊंगा, मुलाकात करूंगा अपनी बहन से। बल्कि अब इस इलाके में ट्रांसफर हो गया है मेरा, तुमसे मुलाकात होती रहेगी। वो नरमी से इसका माथा चुमता बिना दिलावर को मुखातिब किए वहां से निकल गया था, जबकि दिलावर की ज़ैरक निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। हाय अल्लाह, मैं आई थी कबीले में। डाकू जी आप सच कह रहे हैं, मैं इस कबीले में पहले से आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मैं बचपन में बहुत क्यूट थी ना। मैंने कौन सा कलर के कपड़े पहने थे जब मैं यहाँ आई थी, और आपके हाथों को सुकून नहीं था कितना?
क्यों गुदगुदाया था मेरे पैरों को। मैं उसके हाथों पर हल्की सी चमाट लगाते हुए बोली थी, तुमने सफेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी, तुम बहुत क्यूटी संजन साई, और मेरे हाथों में सच और मेरे हाथों को सच में सुकून नहीं था। तो मेरे प्यार इतने प्यारे प्यारे थे, छोटे छोटे थे, और मैं भी बहुत प्यारी थी ना। वो उसकी बात को काटते हुए पूछने लगी तो सदा ने हाँ में सर हिलाया। हाय अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था, हम पहले भी मिले हुए हैं। मैं दोबारा भी आई थी ना, बस एक ही दफ़ा। आपने बचपन में कितनी दफ़ा मुझे देखा था। आपको अपने बचपन में कैसी लगती थी? वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। तुम बचपन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, बहुत मासूम थी। तुम्हें पता है, तुम्हें देखते ही मेरा दिल किस अंदाज में धड़का था। वो अचानक ही उठकर बैठता हुए से एक झटके से अपने बराबर करता, इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए अपने करीब कर गया। या अल्लाह ना करे डाकू जी, मैं छोटी सी थी तब भी आपकी नज़र मुझ पर खराब थी। शर्म नहीं आती आपको मासूम सी बच्ची को ऐसी वैसी निगाहों से देखते हुए? वो मुंह बनाकर बोली तो सदा ने नाराजगी से घूरा था। ऐसी वैसी निगाहों से नहीं देखा था मैंने तुम्हें, और इस वक्त तो मैं अपनी फीलिंग्स को समझता भी नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह छोटा सा था, क्यूट सा मासूम सा बच्चा था। बस तुम्हें देखते ही ना मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। बाला से पूछना, इसे बताया था मैंने कि मेरा दिल। अल्लाह अल्लाह, आपने भाला भैया को भी बता दिया था? वो मुंह पर हाथ रखते हुए बोली तो सदा ने आंखें घुमाई थी। सजन साई, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। अब मासी बाद में आएगा, पहले सरदार का रोमांस आएगा। मेरे मासूम जज्बात इस वक्त मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो जानबूझकर इसके चेहरे पर झुकते हुए बोला तो हमने नफी में सर हिलाया था। गलती हो गई, इससे बचपन के बारे में सुनकर एक्साइटेड में वो इसे फ्लो में रोक चुकी थी। नहीं नहीं डाकू जी, प्लीज बताएं ना क्या हुआ था। वो अभी बोल ही रही थी जब अचानक ही सदा ने इसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। मतलब साफ तक कि उसकी फजूल बक बक नहीं सुनना चाहता, जबकि दुआ में इसकी बाहों में फड़फड़ा कर रह गई थी। तो गाइस, ये है आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहे, आबाद रहे, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।